शाहीन मियाँ वाली से हमारे साथी हमें आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन कर रहे हैं। और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि आप सब लोग हमारे साथ हो। आपको पता है कि हमारा ये जो वेबिनार है, ये एसडीजीज पायदार तरक्की के जो अहदाफ हैं उनके इर्द गिर्द घूमता है। और हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो भी वेबिनार हो हम उसे पायदार तरक्की के अहदाफ के साथ जोड़ें। हमारा जो सबसे पहला पायदार तरक्की का हदफ है वो गुर्बत का खात्मा है। और अगर हम गुर्बत के खात्मे की बात करते हैं तो वो इंसान की सेहत से और डायरेक्ट लिंक्ड है, उसकी सेहत और उसकी गिजा से जुड़ा हुआ है। हमारा दूसरा जो हदफ है, अगर हम उसे देखें तो वो खुराक के शोबे में सेहत को यकीनी बनाना है। महफूज गजाइयत और भरपूर गजाइयत तक तमाम लोगों की रसाई को यकीनी बनाना हमारा दूसरा हदफ है। एसडीजी नंबर 3 पायदार तरक्की के अहदाफ में जो तीसरा हदफ है वो है सेहतमंद जिंदगी को यकीनी बनाना और हर उम्र के हर फर्द की फलाह को फरोग देना। जीचा बच्चा की सेहत को यकीनी बनाना, उनकी अमवात को कम से कम करना, रिड्यूस करना। और ये भी जाहिर है डायरेक्ट जुड़ा हुआ है हमारी ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत के मौजू से। एसडीजी 5 है सिनफी मसावात को यकीनी बनाना। सिनफी मसावात एक बड़ा टॉपिक है और वो बहुत सारी चीज़ों का अहाता करता है। और उसमें जब हम सिन्फ की बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो एक नेग्लेक्टेड पोर्शन है खवातीन का या बच्चियों का, तो उनकी सेहत को यकीनी बनाना भी डायरेक्ट लिंक करता है सिनफी मसावात से। इसी तरह से साफ पानी की फराहमी एक बहुत बड़ा हदफ है हमारा पायदार तरक्की के अहदाफ में से। और हमारी ग़िज़ा जो है वो उसका बेहतर होना बहुत ज़रूरी है साफ पानी के साथ साथ। अ, ये हम बात कर रहे थे उन कुछ अहदाफ की जो डायरेक्ट लिंक करते हैं हमारे आज के मौजू के साथ। और उसके साथ साथ आपको पता है कि बाकी तमाम जो अहदाफ हैं वो भी जुड़े हुए हैं हमारे, वो भी हमारे काम के साथ जुड़े हुए हैं। अ, आज के इस मौजू के हवाले से हमारे साथ जो हमारी मेहमान मौजूद हैं, हम उन्हें वेलकम करते हैं प्लेटफॉर्म पे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा रीमा अरशद साहिबा। रीमा अरशद जो है वो एक तजर्बाकार क्लिनिकल और कम्युनिटी न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने फूड एंड न्यूट्रिशन में मास्टर्स किया, उसके साथ साथ वो बतौर रिसर्च एसोसिएट आगा खान यूनिवर्सिटी के साथ काम कर चुकी हैं। बहाउद्दीन ज़िकिया यूनिवर्सिटी में विजिटिंग लेक्चरार हैं। इंसानी ग़िज़ाइयत के शोबे में उनकी खिदमात का सिलसिला अभी तक जारी है। वो एक मुस्तैद ट्रेनर भी हैं। इसी तरह से वो ग़िज़ा और अपनी मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से वो एक्सपर्ट मानी जाती हैं इन तमाम मामलात में। जहाँ तक बात करें उनके रिसर्च के काम की, तो उनके 23 जर्नल जो है वो अब तक जो है वो शाया हो चुके हैं नेशनल इंटरनेशनल जराइद में। तो हमारे साथ जो हमारी साथी हमारी माहिर ग़िज़ाइयत मौजूद हैं, वो बहुत कम्पिटेंट हैं। आपको अंदाज़ा हो क्या होगा। हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं और हम उन्हें दावत देते हैं कि वो आज हमारे मेहमानों के साथ बातचीत करें। मोहतरमा रीमा अरशद साहिब। अस्सलाम वालेकुम सबको। सबसे पहले तो मिस तुमैरा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ये वाकई मेरे लिए एक बहुत एजाज़ की बात है कि मैं आज आपके वेबिनार का हिस्सा बनी हूँ, जहाँ ऑलरेडी इतनी कम्पिटेंट और बेहतरीन ऑनरेबल ख़वातीन पहले से मौजूद हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए और इतने अहम और इम्पॉर्टेंट मौजू के ऊपर बात करने के लिए। बिकॉज़ सेहत है तो सब कुछ है, और सेहत नहीं है तो फिर हर चीज़ ही लामानी और बेमायनी हो जाती है। और सेहत का डायरेक्ट जो ताल्लुक है वो ग़िज़ा के साथ है। तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि आप लोगों के साथ बातचीत करके मुझे अच्छा लगेगा। श्योर। हम चाहते हैं कि आप हमें लोगों को इसके बारे में गाइड करें और उसके बाद फिर हम सवालात और जवाबात के सेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ये एडोलेसेंस और वुमेन न्यूट्रिशन के ऊपर है। एडोलेसेंस यानी कि नाबालिग या वो बच्चियां जो बलूगत के फेज़ से गुजर रही होती हैं, और ख़वातीन के न्यूट्रिशन को लेके ये सारा है। अच्छा, आप लोगों से मैम मिस सुबैरा ने जैसे कहा कि आप लोग सवालात कर सकते हैं बाद में। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप लोगों का अगर कोई सवाल बीच में भी आता है तो आप हैंड रेज़ करके या वैसे ही अपना माइक ऑन करके उसको पूछ सकते हैं। क्योंकि अगर हम सवाल जवाब बीच में जारी रखेंगे तो मुझे लगता है कि हम ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ पाएँगे और आपकी चीज़ें भी एड्रेस हो जाएँगी। वरना मैं तो बोलती चली जाऊँगी 2 घंटे तक, आप लोगों में से कुछ लोग सो जाएँगे। नहीं, हाथ खड़ा करने का ऑप्शन कुछ अपना मौजूद होता है और माइक पार्टिसिपेंट। ऑन ऑफ करके जो है वो चाय पीने चली जाएँगे मेरी तरह।
और कुछ नहीं, लोग जो हैं वो यहाँ मतलब बहुत उनको नींद अच्छी आने लगती है ना, पार्टिसिपेशन ब्राइटनेस होती है ना मिलेगी फोन की। आपको। नहीं मुझे वो ना मैंने तो बेचारा लग मार रही थी, मैं भूल गया था। तो जब नानी ने कहा ना फिर मुझे याद आया। हाँ ना वो तो सोने लग गई थी। ठीक है, तो आप माइक लोग बंद कभी भी करें सवाल प्लीज। सबसे पूछ सकते अच्छी हैं जो अपना। है ना ये आइब्रेट फॉलिक है। अच्छा, ठीक है। बस ये एक गोली रोजाना खा लो। माइक किसका ऑन है? अच्छा, चलें जी, आप लोग जो है वो बीच में भी कभी भी सवाल कर सकते हैं अपना, मेरी तरफ से आपको खुली इस पे इजाज़त है। और बल्कि आई वुड अप्रिशिएट इट कि आप लोग अगर बीच में इसको डिस्कशन बेस्ड रखेंगे और हम साथ साथ अपने सवालों को भी साथ साथ एड्रेस करते चले जाएंगे। अच्छा, हम बात करें पाकिस्तान में न्यूट्रिशन पे, सेहत पे, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जब हम न्यूट्रिशन के हवाले से बात करते हैं तो पाकिस्तान इज़ इन अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। ख़ास तौर पे 2021 और 22 के जब फ्लड्स आए हैं तो उसके बाद हमारे मुल्क में न्यूट्रिशन इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी यूनिसेफ की तरफ से, क्योंकि हमारे जो इंडिकेटर्स थे न्यूट्रिशन के हवाले से ख़वातीन में और छोटे बच्चों में, 5 साल से कम उम्र बच्चों में, वो ड्रास्टिकली इफ़ेक्ट हुए हैं और बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। अब ऑल्दो कि हम न्यूट्रिशन इमरजेंसी की स्टेट में तो नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो फेस कर रहा है, एक टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं ट्रिपल बर्डन ऑफ मैल न्यूट्रिशन की या ट्रिपल बर्डन ऑफ डिजीज़ की, जो हमें देखने में आ रहा है। अब वैसे बड़ी मुश्किल सी टर्मिनोलॉजी लग रही है, लेकिन इसको हम आसान थोड़ा सा कर देते हैं। आपने कभी चक्की देखी है जिसमें हम आटा पीसते हैं? आई थिंक सबने ही देखी होगी, सारी मेरी ही बहनें हैं, मेरी उम्र की लग रही हैं, थोड़ी पुराने ज़माने वाली ख़वातीन, तो उन्होंने देखी नहीं होगी चक्की। इस तरह चक्की होती है ना कि उसमें 2 पार्ट होते हैं और उसके बीच में ऐसे-ऐसे करके आप गंदुम डालते जाते हैं, वो दोनों साइडों से उसको पीसती चली जाती है, आटा बना देते हैं उसका। इसी तरीके से हमारे मुल्क में जो हमारी बच्चे हैं और ख़वातीन हैं वो इसी तरीके से बिल्कुल पिस रहे हैं। ये कंडीशन है हमारी कि हम चक्की के 2 पार्टों के अंदर मौजूद हैं। पहला पार्ट जो हमारी चक्की का है वो अंडर न्यूट्रिशन का है। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि ग़िज़ाई किल्लत है हमारी, उसके अंदर ना तो हमें एनर्जी या कैलोरीज़ पूरी मिल रही हैं, ठीक है? और खुराक की हमारी तादाद, क्वांटिटी भी कम है। दूसरा पार्ट हमारा आता है मोटापे का। कुछ लोग हैं जिनमें बहुत ज़्यादा वज़न की कमी का शिकार हैं और कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा वज़न की ज़्यादती का शिकार हैं। दोनों ही चीज़ें जो हैं वो ख़राबी की तरफ लेके जाती हैं, सेहत को ख़राब करती हैं। और इस पे सोने पे सुहागा करके एक तीसरा पार्ट हम लोगों ने ऐड ऑन कर लिया, जिसको हम कहते हैं हिडन हंगर या माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़। आप में से सबने विटामिन्स और मिनरल्स का नाम तो सुना हुआ होगा। आयरन या विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी हम आजकल सुनते हैं, बल्कि हेलो। और मिनरल्स की डेफिशिएंसी अगर आ जाती है आपकी खुराक के अंदर, तो ये चक्की का थर्ड बर्डन है हमारे मेल्यूट्रिशन का। और जब ये नहीं आती, ना तो बंदा मोटा होगा ना पतला होगा, लेकिन लेके आएंगी। सो दिस इज द क्राइसिस इन पाकिस्तान जो हो रहे हैं हमारे दो एज ग्रुप्स। एक पहला एज ग्रुप आता है पैदाइश से लेके 5 साल तक वाले बच्चों का। दूसरा एज ग्रुप आता है हमारे पास एडोलेसेंट्स या बालिग लड़कियों का। और अगर हम ये देखें कि सारी ज़िंदगी में इंसान के लाइफ स्पैन में ना कुछ ऐसे फेजेस होती हैं जिसमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। उसमें सबसे पहला तो यही है या पैदाइश से लेके 5 साल तक का वक्फा, जैसे जब बच्चा माँ के पेट में कंसीव होता है। तो आप सबको पता है कि वो एक सिंगल सेल की तरह कंसीव होता है ना, नज़र भी नहीं आ सकता, हमारी आंख से हम उसको नहीं दे सकते, माइक्रोस्कोपिक होता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो आपने देखा है कि एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग है। 5 साल का बच्चा उतनी ही कैपेसिटी रखता है जितना कि एक अडल्ट रखता है, इन टर्म्स ऑफ ये कि उसकी अपनी डेवलपमेंट है, उसकी अपनी एक सोच है, उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, पसंद नापसंद, एक्शंस, मूवमेंट है। तो ये सबसे बड़ा फेज है कि कहाँ से शुरू हुए थे हम, एक सिंगल सेल से जो हमें नजर नहीं आ रहा था अपनी आंख से, और कहाँ पे एक 5 साल का बच्चा खड़ा हुआ है कि वो एक मुकम्मल इंसान है जिसकी अपनी सोच, फैसला करने की कुव्वत, अक्ल, समझ भी उसमें मौजूद है। पहला फेज ये हो गया। दूसरा फेज जो आता है जिंदगी में डेवलपमेंट के हिसाब से जो बहुत ज़रूरी है वो है बलूगत का, या जिसको लड़कियों में हम कह सकते हैं मेनार्का, या जब उनकी माहवारी शुरू हो जाती है वो, या एडोलेसेंस का। ये वो फेज है जिसमें एक बच्चा अपने बचपने से निकल के बालिग होने तक, यानी फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्ट का सफ़र तय करता है।
तो ये सेकंड फेज है डेवलपमेंट का, जो हर लिहाज से ज़रूरी है। और यही दोनों फेजेस हैं डेवलपमेंट के जो हमारे ट्रिपल बर्डन ऑफ मेल न्यूट्रिशन में सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ओके, जब हम बात करें अंडर न्यूट्रिशन की तो इसके बेशुमार कॉजेज़ हैं। अगर हम ये कहें कि अंडर न्यूट्रिशन सिर्फ ग़िज़ाई किल्लत है और थोड़ा कम खा लेते हैं, जैसे हम ख़वातीन को शौक होता है डाइटिंग करके वज़न कम करने का, तो वज़न कम हो जाएगा तो वो अंडर न्यूट्रिशन है। सिर्फ ये अंडर न्यूट्रिशन नहीं है, इसकी बेशुमार वजूहात हैं। ठीक है, ये शुरू होता है आपकी ज़ाहिर-सी बात है गुर्बत से, या ये कि हम अफ़ोर्ड नहीं कर पाते अच्छा खाना, एक सबसे बड़ी वजह ये है। उसके बाद जो हम अफ़ोर्ड कर सकते हैं, हम उसको भी ठीक तरह इस्तेमाल नहीं करते। मैंने बेशुमार सरकारी इदारों में भी काम किया है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान के साथ मेरा 6-7 साल का एक्सपीरियंस रहा है, जहाँ मैं मेल न्यूट्रिशन वार्ड में थी। जब मैंने देखा है, मैंने वहाँ पे जितने भी बच्चे हमारे पास आते थे, उसमें एक चीज़ देखी है कि देयर वाज़ नो सच थिंग कि जिसमें आप कहें कि बच्चे के पास घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। हर बच्चा जो हमारे पास आ रहा होता था या बीमारी की सूरत में चेकअप के लिए भी, उसके हाथ में कोई चिप्स का पैकेट, कोई जूस का डब्बा, कोई टॉफ़ी, कोई चॉकलेट, इस तरह की चीज़ लाज़मी होती थी। और जब भी हम उनकी माँओं को ये एडवाइस करते हैं कि इसको आप अंडा खिलाएँ, केला खिलाएँ, सेब खिलाएँ, गोश्त खिलाएँ, तो हमें पहला सवाल ही जवाब ये आता था कि हमारे पास पैसे नहीं है इस चीज़ के लिए, आप इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें बता रहे हैं। तो मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है कि हमारे पास पैसे की इतनी कमी नहीं है, जितनी हमारे पास पैसे का गलत इस्तेमाल हम कर रहे हैं। रिसोर्सेज कहीं न कहीं मौजूद हैं, इस्तेमाल सही ना होना हमारा बहुत बड़ा अलमिया है, गुर्बत से ज़्यादा बड़ा अलमिया है। क्योंकि अच्छा खाना, सेहतमंद खाना इतना महँगा नहीं है, जितना हमने उसको बना दिया है, जितना हम समझते हैं। हम प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन नहीं कर रहे हैं अपने अवेलेबल रिसोर्सेज की। एक ये चीज़, उसके बाद जब इसी तरह से वज़न कम होने लगता है, तो जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ जो होती हैं, वो जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यूनिटी को बहुत लो कर देती हैं। नतीजा क्या निकलता है? बार-बार बच्चा बीमार होता है, बार-बार बड़े बीमार होते हैं। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि हर घर में कोई ना कोई मरीज़ लाज़मी है। मेरा बच्चा बीमार है, मेरे घर में किसी को ये मसला है, कोई घर ऐसा नहीं है जो बीमारी से खाली हो इस वक़्त। तो ये लोअर इम्यूनिटी की निशानियाँ हैं कि हमारे में क़ुव्वत मुदाफ़ियत इतनी कम हो गई है कि जैसे कोई जरासीम हमलावर होते हैं, छोटी-सी बीमारी लगती है, छोटा-सा सर्दी लग गई है या कुछ भी इस तरह से, तो हम फ़ौरन बीमारी की हद तक पहुँच जाते हैं, वो बीमारी जहाँ हमें दवाइयों के ज़रिए इलाज की ज़रूरत पड़ती है। और ये हमें पता है कि हर दफ़ा जब हम बीमार होते हैं, तो हमारा जिस्म कमज़ोर होता है, हमारा जिस्म कमज़ोर होता है तो अगेन क़ुव्वत मुदाफ़ियत मज़ीद कम होती चली जाती है। ये पूरा साइकिल बना हुआ है एक, आप लोग देख सकते हैं इसको। ठीक है? तो ये तमाम वजूहात हैं जो कि अंडर न्यूट्रिशन को कॉज़ कर रही हैं या ग़िज़ाई किल्लत या कमी को कॉज़ कर रही हैं। नेक्स्ट प्लीज़। बचा कैसे जा सकता है इससे? अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने के असूल क्या हैं? वो जो हमारे एसडीजीज़ में भी हैं, वो भी तकरीबन यही चीज़ें हैं। और यहाँ पे जो मैंने थोड़ी-सी मोटी-मोटी 4-5 चीज़ें हाइलाइट की हुई हैं, उस पे हम बात करते चलते हैं। सबसे पहले तो यही है कि मुतवाज़न ग़िज़ा या बैलेंस डाइट लेनी चाहिए आपको। बैलेंस डाइट क्या है और हम कैसे ले सकते हैं, इन सब पे अभी हम बारी-बारी बात करेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हम बिल्कुल छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं, वो है रेगुलर एक्सरसाइज़ का होना या जिस्मानी वर्जिश। हमारे यहाँ बड़े तो दूर की बात है, बच्चे भी प्रॉपर एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं, जितनी उनके लिए रिक्वायर्ड है। वर्जिश जो है वो सबसे बेहतरीन बचाव का ज़रिया है किसी भी बीमारी से, टेंशन से, डिप्रेशन से, ब्लड प्रेशर से, डायबिटीज़ से, ग़िज़ाई किल्लत से भी। अगर आप वर्जिश को अपने मामूलात में शामिल कर लेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं और आप एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और वर्जिश से मेरी मुराद यहाँ बिल्कुल भी ये नहीं है कि अब आप सारी की सारी ख़वातीन हैं मोस्टली, तो आप कहें कि हमें वर्जिश की क्या ज़रूरत है, हम सुबह 6 बजे उठते हैं नमाज़ के टाइम, फिर हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, फिर हम अपना नाश्ता बनाते हैं, पहले हम नाश्ता बनाते हैं, फिर हम लंच बनाते हैं, फिर हम शौहर को तैयार करते हैं, फिर हम बच्चों को तैयार करते हैं, फिर हम उनको स्कूल भेजते हैं, फिर हम अपनी जो नौकरी करने वाले हैं नौकरियों पे जाते हैं, फिर हम सारा दिन दफ्तर का काम करते हैं, वापस आते हैं, खाना बनाते हैं, फिर बच्चों को देखते हैं, फिर शौहर को देखते हैं। सारा दिन तो हम काम करते हैं, हमें वर्जिश की क्या ज़रूरत है? सही है या नहीं? सही है, सही है। तो फिर मेरा आप सबसे एक सवाल है कि फिर ख़वातीन इतनी ज़्यादा मोटी क्यों हैं? क्या क्या लग रहा है आपको?
अगर हम इतनी सारी वर्जिश करते हैं और हम इतने एक्टिव हैं कि हम सारा दिन तो बैठते ही नहीं है और हम तो सारा दिन भागे फिरते रहते हैं, तो हमें वर्जिश की जरूरत नहीं है, तो फिर हम इतने मोटे क्यों हैं? ये आपको ये बताता है, ये अमल या ये पॉइंट, कि हमें भी वर्जिश की जरूरत है। वर्जिश इज नॉट योर डेली रूटीन, एक्सरसाइज इज नॉट योर डेली कोर्स, एक्सरसाइज इज नॉट योर घर का काम, ठीक है? अनलेस और अनटिल के आपके घर में कोई नौकरानी या नौकर नहीं है और आप A to Z, जिसमें सफाई, कपड़े धोना, कुकिंग, किचन के तमाम काम, बर्तन धोना, फिर बच्चों को लेके ऊपर भागना दौड़ना, नहलाना धुलाना सुलाना खिलाना, जिस एज के भी आपके बच्चे हैं वटेवर, उसके बाद मतलब आपका ईच एंड एवरीथिंग, कूड़ा उठाने से लेके निकालने तक, कपड़े धो के सुखाने तक, इस्त्री करने तक, वो सब आप कर रहे हैं, फिर हम उसको कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये शायद फिजिकल एक्सर्शन है। वरना जो हमारे लाइफस्टाइल्स हैं उसके अंदर घर के काम काज करना वर्जिश में शुमार नहीं होता है। हर इंसान को अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए और हर खातून या एडोलेसेंट बच्ची को अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए रोज़ाना 30 से 40 मिनट की हल्की से दरमियाने हद तक फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। फिजिकल या एक्टिविटी या एक्सरसाइज से मेरी मुराद ये नहीं है कि आप दौड़े लगाना शुरू कर दें, इस उम्र में तो लगाइएगा भी मत गोडे गिट्टे आपके दुखने लग जाएंगे, और अगर गिर गिर आ गए खुदा ना खासा तो फ्रैक्चर भी हो जाएगा। खवातीन की सेहत बहुत ख़राब होती है। तो आपने दौड़े नहीं लगानी, लेकिन आप वॉक कर सकते हैं। वॉक इज़ द मोस्ट अंडररेटेड एंड द मोस्ट परफेक्ट एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड फॉर ऑल एज ग्रुप्स, ठीक है? रोज़ाना 30 से 40 मिनट की हल्की से दरमियाने लेवल की वर्जिश करना एक किसी भी इंसान, सेहतमंद या बीमार, के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज़ व्हाट एक्सरसाइज वाज। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे, जो कि है सोना, स्लीप। मैम बैक पे जाइएगा आप, अभी हम पीछे वाली स्लाइड कर रहे थे। स्लीप, सोना, अगेन इसको हम कहीं ना कहीं इतना इम्पॉर्टेंट नहीं मानते। वी थिंक कि 2-4 घंटे भी हमने सो लिया तो दैट इज़ मोर देन इनफ। किसी भी इंसान के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे सोना दिन में से 24 घंटे में से लाजमी है। और सोना इन इट सेल्फ आपके लिए रिलैक्सेशन का बाइस है, आपकी बॉडी के कॉर्टिसोल लेवल यानी स्ट्रेस के लेवल को बहुत ज़्यादा लोअर करता है, और एक तरह से आपकी बॉडी की रेस्टिंग पोजीशन है कि आपको अगले दिन के लिए तैयार करता है। तो नींद जो है उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि मोबाइल का इस्तेमाल, और वो भी रात को सोने से पहले, जो हमारी आजकल के मामूलात का हिस्सा बन चुका है, शदीद नुकसानदेह है। अगर आप ये समझते हैं कि आप रात को 2 घंटे मोबाइल देखने के बाद सो सकते हैं और वो सोना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा किसी लिहाज से, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। सोने से कम 2.5 से 3 घंटे पहले तक तमाम मोबाइल के डिवाइसेस, टीवी, इन सबको बंद कर देना चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि फिर ये बंद कर देना चाहिए तो हम करें क्या? तो मेरा ख्याल है कि इस सवाल का जवाब ना आप पूछिए अपनी नानी से, या किसी हद तक अपनी अम्मी से भी। आप लोग क्या करते थे सोने से पहले? एंड दे वुड टेल यू सो मेनी वंडरफुल थिंग्स, कि हम अपने बच्चों को कहानियां सुनाते थे, या फिर वो ये कहेंगे कि हम बैठ के बातें करते थे, हम दूध गर्म करके सारे बैठ जाते थे और वो पीते थे, या रात को बैठ के रजाइयों में घुस के, जैसे आजकल सर्दियां हैं तो किन्नू खाया करते थे, स्वेटर बनाते थे, आई डोंट नो सो मेनी थिंग्स जो हम कर सकते हैं, किताबें पढ़ते थे, ठीक है? तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हमें इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, कि सोने से पहले आपके मामूलात क्या होने चाहिए, और उसके बाद फिर आपकी 8 घंटे की प्रॉपर नींद। और अगेन उसमें हम आ जाते हैं एडिक्शंस के ऊपर। मोबाइल या स्क्रीन का एक्सेसिव यूज़ सेहत पे बेइंतहा गलत इम्पैक्ट डालता है, चाहे वो एडोलसेंस की हो या वो एडल्ट्स की हो। और मोबाइल स्क्रीन यूजेज के साथ जो है वो बेशुमार क्लिनिकल डिजीज़ का कनेक्शन पाया गया है, बच्चों में भी और बड़ों में भी। तो आपके मोबाइल का यूजेज कम से कम होना चाहिए, और सोने से पहले तो इसको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट इज़ गुड हाइजीन एंड हेल्थ का रिलेशनशिप है आपका। जैसा कि आप सबको पता है ये बात कि हमारे दीन ने, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत एम्फेसाइज़ किया है सेहत और सफाई दोनों चीज़ों के ऊपर। नॉर्मली आप वज़ू भी करते हैं 5 दफ़ा, तो आपको आधा तो आपका गुस्ल हो ही जाता है, और उसके अलावा हफ्ते में 1 दफ़ा गुस्ल है प्रॉपर सर से पाँव तक। और अपने आप को साफ़ सुथरा रखना, साफ़ लिबास पहनना, इसका डायरेक्ट लिंकेज है आपकी सेहत के साथ भी, जिस्मानी सेहत के साथ भी, और ज़हनी सेहत या मेंटल स्टेट ऑफ हेल्थ के साथ भी।
अच्छा, एडोलसेंस के हवाले से मैं यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर ऐड करती जाऊँगी कि मेरा अपना भी तजिया है कि जैसे ही बच्चे थोड़ा सा एडोलसेंस फेज़ में आते हैं ना, तो वो सेहत और सफाई का ख्याल रखना थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का जो प्रोग्राम है उसके थ्रू भी, और मतलब आप मदर्स को भी इस पे सेंसिटाइज कर सकते हैं और ख़ुद भी इस पे काम कर सकते हैं कि एडोलसेंस के लिए जो हाइजीन का इम्पेक्ट है वो बहुत ज़रूरी भी है। ख़ास तौर पे अगर आप बच्चियों के बारे में बात कर रहे हैं तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे भी अभी हम थोड़ी सी बात करेंगे कि उसको भी आपने लाजमी एम्फसाइज करना है हेल्थ के साथ, और हाइजीन जर्नल को भी, लड़कियों में भी और लड़कों के अंदर भी। अच्छा जी, नेक्स्ट हम टॉपिक पे, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, वरना हम जो है वो अपनी एडोलेसेंट न्यूट्रिशन के ऊपर अब बात शुरू करते हैं, या बालिग लड़कियों की सेहत के ऊपर। जी, कोई कुछ ऐड करना चाहे इसमें, कोई सवाल पूछना चाहें, कोई कमेंट करना चाहें? आप बहुत अच्छी तरह से चीजों को लेके चल रही है रीमा, बहुत क्लियर है जो भी आप बता रही हैं। तो अभी तक किसी का हाथ खड़ा नहीं है, इसका मतलब है हमें आगे चलना चाहिए। चलें, इसके दो मतलब होते हैं। जब कोई इस तरह का सवाल नहीं आता ना, तो मैं हमेशा कहती हूँ इसके दो मतलब होते हैं। एक, सब समझ आ गया हमें, वेल एंड गुड, हम टॉप पे पहुंचे हुए हैं सारे। और दूसरा ये कि कुछ नहीं समझ आया हमें, और हम जो है ना वो बिल्कुल इंटरेस्टेड भी नहीं है पूछने में, कि हमें बस हमारी जान छोड़ दें आप। नहीं, तो पहले वाला आप ऑप्शन लोग क्या ज्यादा कह रहे बेहतर है। हैं? आप लोग क्या कह रहे हैं ये आप लोगों को पता होगा। जी, एक आपके पास सवाल आया है, नहीदा अब्बासी हैं चकवाल से। जी मिस, प्लीज जी। बताइए। मिस नहीदा, प्लीज बताइए अपना सवाल। अस्सलाम वालेकुम। मैं कह रही हूँ वालेकुम कि अस्सलाम। माशाल्लाह से आप बहुत अच्छा लेके चल रही हैं और बहुत सी यंग लेडीज आपको अभी मजीद देखिएगा फौरन ज्वाइन करती जा रही हैं। मैंने मैसेजेस भेजे हैं और यंग लेडीज जितनी हमारे ग्रुप्स पे है ना सब आके अभी आपको ज्वाइन करेगी। इतना अच्छा आपका इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव सेशन चल रहा है। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज कंटिन्यू गुड कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मिस नहीदा। ओके, अच्छा, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं फिर। यहाँ से कोई आपका सवाल हो तो यू कैन आस्क एनी टाइम, कोई हमारी तरफ से रिस्ट्रिक्शन इस पे नहीं है। अच्छा जी, एडोलसेंस के बारे में हम बात करते हैं तो बीनिश कुछ कहना चाह रही हैं। जी बीनिश, बीनिश बताइए, आपका माइक ऑन नहीं है। आवाज आ रही है आपको? जी, अब हम सुन सकते जी हैं आ आपको, रही। बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बीनिश बताइए। आज का आज का जो टॉपिक है वो बहुत अहम है, और मेरा स्पेशली आपसे ये क्वेश्चन है कि जिस तरह से वर्किंग वुमेन्स होती हैं, वो ऑफिस में जॉब करती है, स्पेशली अगर मैं अपनी भी बात करूं तो हम लोग विदाउट ब्रेकफास्ट सुबह चले जाते हैं। तो इस तरह से हमें क्या प्लान करना चाहिए? अपना जो डाइट प्लान है उसको किस तरह से लेके चलना चाहिए कि हम अच्छे तरीके से अपना खाने पीने का भी ख्याल कर सकें, और साथ में जो हमारे रोजाना के मामलात हैं उनको भी अच्छे तरीके से देख सकें। अच्छा बिनीश, इसके ऊपर अभी हम ना अपने नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है बैलेंस डाइट वाला, उसके ऊपर डिटेल में मैं आपसे बात करूंगी, ठीक है? तो ये सवाल हम आपका ओके, थोड़ा देर के लिए डेफर कर देते हैं, ये हम वहाँ पे आपको सारा कुछ बताते हैं। साथ थैंक यू। मिस अनीला बात करना चाह रही हैं। जी मिस अनीला, काइंडली बताइएगा। मिस अनीला प्लीज, हम आपके सवाल का इंतजार कर रहे हैं। मिस अनीला, आपका माइक शायद नहीं है एक्सेसिबल ना, आवाज नहीं आपकी आ रही हमें, या तो लिख दीजिए। स्टिल नॉट ऑडिबल, सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही अभी भी। माइक भी आपका म्यूट हो गया। आप लिख दें, आप लिख दीजिए अपना सवाल ना। मिस हम आई इनके थिंक सवाल अभी, को एड्रेस कर लेंगे। आप आगे चले, जब इनका सवाल आता है तो हम इसे चैट में से चेक चलिए करके ठीक है, फिर ठीक हो गया जी, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं हम एडोलसेंट्स या जो नौबालिग बच्चियां होती हैं उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स के ऊपर, ठीक है? अच्छा, इसमें सबसे पहले जो चीज़ आ रही है वो अंडर और ओवर न्यूट्रिशन की ही है, कि या तो बच्चियों को क्योंकि कुछ ज़्यादा शौक हो जाता है, वो नया नया
आपको पता है एक ट्रांजिशनल फेज होता है, बचपन से निकल के उनको फीलिंग आती है कि नाउ दे आर एडल्ट्स, बड़े हो गए हैं। और हम भी, जाहिर है, जब फौरन महामारी का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है तो नाउ वी कीप ऑन सेइंग कि बच्ची जवान हो गई, जवान हो गई। जब उसके दिमाग में आता है कि नाउ आई एम अडल्ट, मैं जवान हुआ, नाउ आई एम यंग, तो एक कहीं ना कहीं बॉडी इमेज के ऊपर हमारा फोकस आ जाता है कि हम कैसे दिखते हैं। जब हम दिखने पे बात करते हैं तो हमारे इर्द गिर्द एक बम्बार्डमेंट है आजकल पतले होने की, खूबसूरत लगने की, ठीक है। और सोशल मीडिया और ख़ास तौर पे मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करता है। एवरी पर्सन यू सी ऑन द सोशल मीडिया, खूबसूरत सी तस्वीरें जिसमें लंबे लंबे खूबसूरत बाल, बड़ी बड़ी खूबसूरत सी आंखें, प्यारा सा मेकअप, प्यारे प्यारे कपड़े और एक बहुत ही खूबसूरत सा बॉडी इमेज आपको नजर आता है, लड़कियों में भी और लड़कों के अंदर भी। तो ये चीजें जब आपके कच्चे जहन, क्योंकि नौबालिग या एडोलसेंस के जहन का आपने ध्यान रखना है कि ये कच्चे जहन है, ठीक है। एडल्ट अभी वो नहीं बने लेकिन अब वो बच्चे भी नहीं रहे। तो ये एक ट्रांजिशनल फेज है जिसमें कच्चा जहन है। वो कच्चा जहन जो है वो बहुत बुरी तरह से इससे मुतासिर होता है। और कहीं ना कहीं बच्चियां जो हैं वो हमारी सेलिब्रिटीज को देख के उनके जैसा बनना चाहती हैं, स्मार्ट, खूबसूरत। और लड़के जो हैं वो जाहिर है कि जो मेल सेलिब्रिटीज हैं उनको जैसा बनना चाहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग हो हमारी, हम अच्छे दिखें और बड़े ब्रॉड दिखें और हम लंबे हों और ऐसे हमारे बाल हो जाए एंड ऑल दैट ना। तो ये चीज़ें जो है ये डिस्टॉर्टेड या गलत किस्म का बॉडी इमेज लेके जा रही हैं बच्चों में। नतीजा जिसका ये निकलता है कि हमारी बच्चियां अक्सर डाइटिंग करती हैं। जब हम डाइटिंग के बारे में बात करेंगे ना तो उसका मतलब है आप ये समझ लें कि फाका कशी है। क्योंकि वजन को किस तरह से सेहतमंद तरीके से कम करना है ये हमारी मेजॉरिटी को नहीं पता। हमें एक ही तरीका आता है कि हम खाना नहीं खाएंगे तो हम पतले हो जाएंगे, हम ज़्यादा खाना खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। और यही काम हमारी एडोलसेंट बच्चे और बच्चियां करते हैं कि वजन कम करना है तो खाना खाना छोड़ देते हैं। या एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस अगर मैं आपको लेके जाऊं, क्योंकि पंजाब में जो हमारी शादी की उम्र है एवरेज, या जिसमें आप कर सकते हैं वो 16 साल पे है। अगर मिस सुमैरा मेरा ख्याल है मेरी बात से इत्तेफाक करेंगी, मैं गलत हूं तो आप करेक्ट भी कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जी, तो जब वो 16 साल की बच्ची ने शादी करनी है और उसको पता है कि मैं शादी करूंगी, मैं दुल्हन बनूंगी, मैं अच्छा लगना है, तो शादी से पहले डाइटिंग शुरू कर देगी। इवन कि अगर 20-25 साल की भी खातून ने भी शादी करनी है तो जहाँ शादी की बात आती है तो वहां हमें ये होता है कि हम डाइटिंग करके वजन कम कर लें। नतीजा उसका क्या निकलता है? ये एन शादी से पहले जब आप वजन कम करेंगे तो जिस्म में ग़िज़ाई किल्लत की वजह से बेशुमार डेफिशिएंसीज आ जाती हैं। और ये हमें पता है कि पाकिस्तान में शादी का मतलब ये है कि नाउ यू आर एक्सपेक्टेड टू गेट प्रेग्नेंट, या आपसे ये उम्मीद की जा रही है कि आप 1 साल के अंदर शादी के बाद एक बच्चे को जन्म दे देंगी। और अगर नहीं जन्म देती तो उस पर भी बेशुमार सवालात उठाए जाते हैं ख़वातीन से। तो जब आप ये वाली बातें करते हैं तो शादी से पहले वाली डाइटिंग जो है वो ना सिर्फ उस बच्ची की ज़िंदगी पे असरअंदाज होगी, बल्कि आने वाले बच्चों की ज़िंदगी पे भी बेइंतहा असरअंदाज होगी। क्योंकि एक माँ अपनी सारी की सारी डेफिशिएंसीज और ग़िज़ाई किल्लत की जो कमी है वो बच्चे में एग्जैक्टली मनो अन ट्रांसफ़र करती है। अगर माँ की सेहत अच्छी नहीं होगी तो बच्चे की सेहत अच्छी नहीं होगी। और माँ की सेहत एक दिन में या ओवरनाइट अच्छी नहीं हो सकती। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी एडोलसेंट गर्ल्स की एज सेहत को, ग़िज़ा को बेहतर करें। वहाँ से बेहतरी आएगी तो तभी हमारी माएँ सेहतमंद होंगी। क्योंकि हमारे जो आम सोसाइटीज़ हैं, ख़ासतौर पे लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग, आपको पता है कि वो 15-16 साल की उम्र में अपनी बच्ची की शादी कर देते हैं। ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये है कि उसके बाद हमारे पास एडोलसेंट प्रेगनेंसीज़ को हमने देख लिया, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ हो गई। इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, ये जो ट्रांजिशनल फेज़ है कि वो ना तो अब बच्चे रहे हैं ना बड़े रहे हैं। माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारा एडोलसेंट बच्चा या बच्ची उसी तरीके से हमारी बात माने, उसी तरीके से हमारी हर बात पे हाँ जी, यस सर, जी अम्मी, जी अब्बू बोले, जैसे वो बचपन में करता था। बच्चा ये कहता है कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ तो वो थोड़ी-सी बगावत की तरफ आ जाता है या अपनी बात मनवाना चाहता है। तो यहाँ पे बहुत डेलिकेट बैलेंस है जो माँ-बाप ने भी रखना है और बच्चों ने भी रखना है, जिसके लिए हमें दोनों की सही रहनुमाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी, मैम प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मुतवाज़िन ग़िज़ा पे। अच्छा, मुतवाज़िन ग़िज़ा में ज़रूरी किस चीज़ के लिए है एडोलेसेंट फ़ेज़ में? सबसे पहले तो ये कि मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट और ग्रोथ का फैक्टर आ जाता है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंटल फ़ेज़ है ज़िंदगी की एडोलेसेंट एज। जिस्म बढ़ रहा होता है, कद बढ़ रहा होता है, वज़न बढ़ रहा होता है, हड्डियों की लंबाई में भी इज़ाफ़ा हो रहा है
और हड्डियों का वजन भी बढ़ रहा है, ठीक है। और जितना वजन ये बढ़ जाएगा उसके बाद हड्डियां आपकी स्टैटिक फेज में आ जाती हैं, फिर वो इससे ज़्यादा लंबी नहीं हो सकती। तो इस हिसाब से बहुत ज़रूरी है। सॉरी। उसके बाद अम, जिस्मानी और तौलीदी अज़ा यानी सेक्सुअल ऑर्गन्स जो हैं उनकी भी डेवलपमेंट हो रही होती है। उसके लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। अगर ग़िज़ा प्रॉपर नहीं मिलेगी, जैसे जिंक हो गया, जैसे विटामिन डी हो गया, जैसे फॉलेट हो गया, तो जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो पूरी नहीं हो पाएगी। उसके बाद तीसरा इम्पैक्ट हमने कर दिया कि अगर एडोलसेंट गर्ल की जो डाइट है वो अच्छी नहीं होगी, सेहत अच्छी नहीं होगी, तो आने वाले बच्चे के ऊपर भी असर पड़ेगा। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ जो हम देखते हैं कि बच्चियों में मेंस्ट्रुएशन के बहुत सारे इश्यूज हैं, किसी को रेगुलर नहीं आ रहे, किसी को कम आ रहे हैं, किसी को ज़्यादा आ रहे हैं, किसी को बहुत पेन हो रहा है, बच्चियाँ बेहोश हो जाती हैं मेंसेस के दौरान में। तो ये सारी की सारी चीज़ों का भी कहीं ना कहीं ग़िज़ाई किल्लत और डेफिशिएंसीज के साथ लेना देना मौजूद होता है। और आखिरी फेज़ जो हम कहते हैं कि एडोलसेंस में आप देखें, आजकल के बच्चों में ही हम देखें कि हम ये बात सुनने में आते हैं, हम थक गए, या बड़ों में भी, हम ख़वातीन भी, हर चीज़ में थोड़ा-सा हमने काम किया, मतलब हम सुबह उठ के नाश्ते की टेबल तक जाते हैं और हम कहते हैं कि हम थक गए, बस अब हमने कुछ नहीं करना। तो ये थकावट नेचुरल नहीं है, ठीक है? ये किसी भी इंसानी फ़ेज़ में कि आपने कुछ नहीं किया और आप बैठे-बैठे थक गए हैं, ये कहीं न कहीं ये बता रही है कि आपकी सेहत का इससे लिंक है और आप सेहतमंद नहीं हैं, इसीलिए आप थक रहे हैं इतना ज़्यादा, वरना ये थकावट नेचुरल नहीं है। जी मैम, प्लीज़ नेक्स्ट कीजिएगा स्लाइड। ओके, अच्छा, ग़िज़ा की कमी के से जो नुकसान होते हैं वो भी हमने साथ-साथ इसमें करनी है। नेक्स्ट प्लीज़। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि बैलेंस डाइट पे, कि हमने बैलेंस डाइट लेनी कैसे है। ये एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए भी है और ये हम सब ख़वातीन के लिए भी है जो यहाँ पे आज मौजूद हैं। हम यही जो चीज़ें हैं ना, इन्हीं को फ़ॉलो करेंगे तो हमारी बैलेंस डाइट भी उसी से लिंक्ड है और एडोलेसेंट गर्ल्स की बैलेंस डाइट भी उसी से लिंक्ड है। पहली चीज़, घर में मौजूद हर चीज़ खाएँ। कोई चीज़ से आपको परहेज़ नहीं है। अगर आप किसी क्रॉनिक डिज़ीज़ का शिकार नहीं हैं, तो मतलब अगर आप डायबिटिक हैं और उसके बाद आप कहें कि मैं चीनी खाना शुरू कर दूँगी, तो ये काम नहीं करना आपने। जो डॉक्टर का आपको एडवाइस है उसको फ़ॉलो करें। लेकिन अगर उसके अलावा इफ यू आर अ हेल्दी पर्सन, ईट एवरीथिंग इन मॉडरेशन और बच्चों को भी हर चीज़ खाने की तरगीब दें। उसके अलावा जब आप बच्चियों के बारे में बात करेंगे तो रोज़ाना कम से कम 1 पाव से मुराद होती है 1 ग्लास या 1 कप। 1 कप मीन्स 250 ml का। अब हमारे कप भी असल में इतने रंग-बिरंगे और रंगीन हो गए ना कि हमें कप की भी समझ नहीं आती। जैसे मिसाल के तौर पे जब मैं कहती हूँ मैंने 1 कप चाय पीनी है, तो मैं ये इतना बड़ा सारा मग उठा के ले आती हूँ। ये आपको नज़र आ रहा है? अच्छा, ओके, ये रहा। अब ये 1 कप नहीं है, ये इसका साइज़ बहुत बड़ा है, ठीक है? ये 350 प्लस ml में जा रहा है। तो ये अगर मैं कहूँ कि मैंने तो सिर्फ़ 1 कप चाय पी है, दिस इज़ नॉट 1 कप ऑफ टी। 1 कप का मतलब है 250 ml, जो आपको मिलते हैं ना डेज़िग्नेटेड कप्स, आप उससे भी देख सकते हैं। तो वो वाले 1 कप के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि 1 कप चाय सॉरी मैं चाय पे फ़ोकस हो गई हूँ अपनी। 1 कप दूध या 1 कप दही जो है वो रोज़ाना बच्चियों की खुराक में शामिल होना चाहिए। उसके बाद ऐसी खुराक खाएँ जिसमें गोश्त भी शामिल हो, जिसमें सब्जियाँ भी शामिल हों, जिसमें मौसमी फल लाज़मी शामिल होने चाहिए, ताकि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ हैं उनकी कमी ना हो। और उसके अलावा वर्जिश को अपना मामूल बनाएँ। अब इसको हम आगे डिटेल में लेके चलते हैं क्योंकि आई एम श्योर कि ये सैटिस्फैक्टरी नहीं होगा। मैम प्लीज़ आगे कीजिएगा नेक्स्ट। जी, यहाँ पे आप लोग आ जाएँ। अच्छा, अब ये आपको ना एक अदद प्लेट नज़र आ रही है। इसको हम कहते हैं फूड ग्रुप्स, ठीक है? मोटे-मोटे फूड ग्रुप्स मैंने बताए हुए हैं। हम इसको डिवाइड भी कर लेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आपने प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी कैसे है। पहला फूड ग्रुप है हमारे ग्रेन्स का या अनाज का, ठीक है? इसमें आ जाएगी चावल, रोटी, गंदुम से बनी हुई तमाम चीज़ें, जिसमें डबल रोटी भी आ जाएगी, जिसमें बन भी आ जाएगा बर्गर वाला आपका, उसमें बिस्किट्स भी आपके आ सकते हैं, ठीक है? उसके अंदर पराठा भी आपका आ जाएगा, उसके अंदर आपकी मकई की रोटी, मकई से बनी हुई चीज़ें भी आ जाएँगी। चावल जब आ जाएँगे तो हर किस्म के चावल हैं, पुलाव, बिरयानी, उबले हुए चावल, चावलों की रोटी, ये तमाम की तमाम चीज़ें इसमें आ जाएँगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फूड ग्रुप आ जाता है प्रोटीन्स का। प्रोटीन का फूड ग्रुप, प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगी? गोश्त से। बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडे, तमाम दालें, काली
पीली, नीली, सब्ज, हरी, जामुनी, जो भी दालें मौजूद हैं तमाम दालें आ जाएंगी, और चनों की भी तमाम इकसाम आ जाएगी, और लोबिया भी इसमें शामिल होगा, काले चने, सफ़ेद चने, लोबिया, हर किस्म का। ये आपकी प्रोटीन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो फूड ग्रुप आ जाता है वो है डेयरी का। डेयरी का मतलब है दूध या उससे बनी हुई अशिया। अच्छा, अब इसमें जो जो मतलब गोश्त से, अगर आपने चाहे शोरबा बना लिए, चाहे उसका कीमा खा लिए, उससे बनी हुई तमाम अशिया इसमें शामिल है। अंडा उबला हुआ है या फ्राइड है या ऑमलेट है, वो तमाम प्रोटीन्स वाले फूड ग्रुप में शामिल है, ठीक है। इस पे आप लोगों ने बड़ा क्लियर रहना है। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं डेयरी। डेयरी में है दूध और उससे बनी हुई तमाम अशिया, जिसमें दही भी शामिल है, जिसमें मक्खन भी शामिल है, जिसमें आपकी हर किस्म की पनीर भी शामिल है। ये चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। फिर हम आ जाते हैं फ्रूट्स पे। अब हमने 3 फ्रूट ग्रुप्स कर लिए हैं, ठीक है। चौथा हमारे पास आ गया है फ्रूट्स, फल। तमाम फल जो कि मौजूद हैं, और मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि मौसमी फल जो आपकी मार्केट में आम मिल रहे हैं, वो फल। और आखिर में हैं वेजिटेबल्स, सब्जियां, जिसमें साग, पालक, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, टिंडे, कद्दू, शलजम, गोभी, बंद गोभी, फूल गोभी, मटर, आलू, हर सब्जी शामिल है इसमें, ठीक है जी। अब ये 5 फूड ग्रुप्स हो गए हमारे। अनाज हमें क्या दे रहा है? एनर्जी या ताकत। प्रोटीन्स हमारे जिस्म में डेवलपमेंट या ग्रोथ के लिए, हमारे पट्ठों को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। डेयरी हमें कैल्शियम दे रहा है, प्रोटीन्स भी दे रहा है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ज़्यादा तादाद में देते हैं, ठीक है जी। अब ये 5 फूड ग्रुप्स आप लोगों को याद हो गए? सबको याद हो गए? इस पे हम कंफ्यूज तो नहीं है, क्योंकि अब हम बैलेंस डाइट करने लगे हैं इसके बाद। अच्छा, अब आपने बैलेंस डाइट बनानी है। आपने मेरे से पूछा कि हम कैसे बैलेंस डाइट बना सकते हैं ना, तो आपने एक सादा सा काम करना है। आप जो भी खाना खा रहे हैं, आज आपने दोपहर को आके घर में खाना खाया होगा या दफ्तर में लेके गए होंगे, आपने मेक श्योर करना है कि इसमें से कम 3 से 4 फूड ग्रुप्स आपके हर मील में, हर खाने में शामिल है। ये बात किसी को समझ आई या सबके ऊपर से गुजर गई? देखें, ये बहुत सादा सा काम है। जैसे समझ आई। मिसाल के तौर पे आप में से कोई मुझे ये बता दे आज आपने दोपहर को क्या खाया है, फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। कोई एक बता दे। मैडम चले आप ही बता दें, मुझे आप ही नजर आ रही हैं यहाँ पे, बाकी तो सबके कैमरे ऑफ हैं। हमारी डाइट में आमतौर पे ग्रेन्स में से रोटी शामिल होती है, जो कल्चरली हमारे यहाँ होता है। और जो एक सालन की फॉर्म में चीज होती है, या वो प्रोटीन के हिस्से में से आएगी, या वेजिटेबल वाले हिस्से में से आएगी, या कभी कभार वो मिक्स आएगी। तो फ्रूट जो है वो तो एक अलग से कंपोनेंट है, कि अगर हम कभी खाएंगे तो अलग से फ्रूट ही खाएंगे किसी टाइम में, किसी दिन। और आमतौर पे जो हम वर्किंग लेडीज है या जो मसरूफ है, वो तो वैसे ही उससे बीच में से निकाल देते हैं अपनी खुराक के। तो आमतौर पे सालन और रोटी की सूरत में ग्रेन के साथ या तो प्रोटीन आती है या वेजिटेबल आता है। ठीक हो गया, ठीक है। बिल्कुल मैम ने सही बताया। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप मेरे से पूछें तो मैंने आज आके क्या खाया है। मेरे खाने में थी आज मैंने खाया चिकन पुलाव, और उसके साथ मैंने मसर की दाल खाई है। अब इसमें कितने फूड ग्रुप्स थे? चावल आ गए ग्रेन्स वाले फूड ग्रुप में से, ठीक है। चिकन पुलाव था तो प्रोटीन्स में से मेरे पास आ गया गोश्त, और जो दाल है वो भी प्रोटीन वाले फूड ग्रुप में थी। तो टोटल कितने फूड ग्रुप हुए अभी तक मेरे उसमें? 2। तीन। तो, बैलेंस दो, दो, क्योंकि सिर्फ मैंने ग्रेन्स लिए हम्म, हैं, और प्रोटीन में से मैंने 2 चीजें ले ली ना, दाल भी और चिकन भी। तो अभी मेरा ठीक खाना है। जो है वो बैलेंस्ड नहीं हुआ, ठीक है। अब इसको मैंने बैलेंस करना है। जितने ज्यादा फूड ग्रुप्स में ऐड करती जाऊंगी ना, उतना ज्यादा मेरा खाना बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं? मैं एक काम कर सकती हूँ कि मैं डेयरी में से दही का रायता बना सकती हूँ अपने खाने के साथ, क्योंकि पुलाव है तो उस पर अच्छा लगेगा, ठीक है। और उसके साथ मैं ये कर सकती हूँ कि मैं अच्छा सा सलाद बना सकती हूँ, 2 से 3 सब्जियों का, और उसके अंदर मैं एक आध फ्रूट भी शामिल कर सकती हूँ, जैसे कि सेब हो गया। तो अब मेरे खाने के हम्म, अंदर 3 से 4 फूड ग्रुप्स शामिल हो गए, और उसके साथ मेरा खाना हो गया बैलेंस्ड। ये बैलेंस डाइट जब आप लेंगे तो ना तो आपका वजन हम्म, बढ़ेगा, ना ही आपकी माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज आएंगी, ठीक है।
ये है तरीका, कोई भी सादा हम्म, तरीन तरीका जो आप अपने घरों में अप्लाई कर सकते हैं, खुद भी अप्लाई कर सकते हैं अपने ऊपर भी, और आगे डिसेमिनेट भी कर सकते हैं किसी भी खाने की न्यूट्रिशनल कंपोजिशन को बेहतर करने के लिए, किसी भी खाने को बैलेंस बनाने के लिए। आप सब लोग इंस्टा पे देख रहे होंगे, वो बड़ी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी डाइटिशियंस होती हैं, न्यूट्रिशनिस्ट, या वो टीवी पे मॉर्निंग शोज में आई हुई होती हैं, खवातीन बड़े शौक से हम देखती हैं मॉर्निंग शोज। वो आके बताते हैं जी, ऑलिव ऑयल में आप इसको 10 सेकंड तक हल्का सा सॉटे करके, और उसके अंदर जो है आप पता नहीं कौन से चेरीज और कौन से स्पाइसेस डालेंगे, तो ये आपकी सेहत के लिए बड़ा अच्छा होगा। डोंट गो फॉर दैट। वो काम ना तो आज से पहले हमारे पाकिस्तान की जनरेशन में किसी ने किया है, ना हम अब कर सकते हैं, और ना ही वो करने का हमारे पास टाइम और रिसोर्सेज है। वो काम करें और वो काम बताएं जो कि एक्सेप्टेबल है, एप्लीकेबल है, ठीक है, और आप खुद भी कर सकते हैं। तो अब बताइए, क्या ये खाना बनाना बहुत मुश्किल है कि आपने पुलाव तो बना ही लिया आपने, या रोटी या सालन तो बना लिया, उसके साथ हम फौरी तौर पे एक सलाद काट सकते हैं, एक चटनी बन सकती है, दही का रायता ऐड ऑन हो सकता है। पुलाव इन इट सेल्फ हम्म, इतनी सारी चीज़ों के साथ बन सकता है कि अगर आप चाइनीज राइस की रेसिपी देख लें, उसमें ग्रेन्स में राइस है, वेजिटेबल्स भी आपकी सारी की सारी शामिल हैं, 3 से 4 वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। उसके बाद चिकन भी उसके प्रोटीन। अंदर शामिल है, प्रोटीन आपकी वेल एंड गुड हो गई, ठीक है। उसके साथ आप एक रायता कर लें, 4 फूड ग्रुप्स आपके कम्बिनेशन में आ गए, बैलेंस डाइट बन गई, ठीक हम्म, है। ये है आपकी सादा तरीका बैलेंस डाइट बनाने का। जी बिनीश, आप कुछ कहना चाह रही हैं? बिनीश बताइए, हम सुन रहे हैं आपको। जी, मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे आप कह रहे हैं कि हमने रायता बनाना है दही का या उसमें हमने करना है, तो चाय भी उसमें हम ले सकते हैं? डेयरी में चाय आएगी? चाय, ओके, बहुत बेहतरीन सवाल है ऐसे लोगों के लिए जो चाय के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, जिसमें मैं भी बिल्कुल शामिल हूँ। आपने देखा कि मैं भी अपनी चाय खत्म करके हटती हूँ। अच्छा, डेयरी के अंदर ना चाय, आप चाय के 2 कप आराम से दिन में पी सकते हैं, जो हमारी हेल्दी रिकमेंडेशंस के अंदर आते हैं, ठीक है। हेल्दी रिकमेंडेशंस ये हैं आपकी, या 3 कप भी चलें, आप सर्दियों में कर सकते हैं, वो भी हेल्दी है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आपने खाने के फौरन बाद में चाय नहीं पीनी। चाय और खाने में कम से कम 1 घंटे का वक्फा होना चाहिए, और यही आपने बात आगे बच्चियों को खास तौर पे बतानी है, क्योंकि जब आप खाने के साथ चाय लेते हैं ना, तो चाय आपके खाने में मौजूद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें आयरन टॉप पे है, उसको हजम नहीं होने देती आपकी बॉडी में। वो जैसे आप खाएंगे वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो चाय खाने के साथ नहीं पीनी, लेकिन आप वैसे चाय पी सकते हैं 2 से 3 कप, दैट इज टोटली फाइन, ठीक है विनीश। जी, अब और किसी का सवाल नहीं है अच्छा, तो हम साथ नेक्स्ट करते हैं, खाना खाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि जब हम बात करते हैं नॉर्म उम्र बच्चियों की, तो यहाँ पे क्योंकि मेंस्ट्रुएशन का आगाज़ हो रहा होता है ना, माहवारी शुरू हो रही होती है, आपने अक्सर देखा है कि बच्चियाँ खून की कमी का शिकार हो जाती हैं। तो जो हमारी नॉर्मल नेशनल गाइडलाइंस हैं, वो यही हैं कि नॉर्म उम्र बच्चों के लिए आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स होती हैं, और ये आम हुकूमत के जो सरकारी अस्पताल हैं, BHUs, RHCs, उन पे भी अवेलेबल हैं। तो वो आप उन बच्चियों को दें साल में एक दफ़ा, 3 महीने के लिए, रोज़ एक गोली लेनी है, ठीक है। यानी 90 टैबलेट्स ये बच्चियां लेंगी साल में एक दफ़ा, रोज़ एक गोली के हिसाब से। इससे एनीमिया या जो खून की कमी है या फुलाद की कमी, उससे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। आगे प्लीज़, नेक्स्ट। अच्छा जी, अब इसमें जो न्यूट्रिएंट्स इन बच्चियों के लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें फॉलिक एसिड है, आयरन है, जिंक है, और विटामिन B12 है। नेक्स्ट। अब हम इस पे एक एक करके बात करते हैं। जो मैंने आपको शुरू में माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज या हिडन हंगर बताया था, अब हम उस पे बात कर रहे हैं। अच्छा, फॉलिक एसिड जो है बेसिकली क्या करता है, फॉलिक एसिड जो है वो आपके जिस्म में खून बनाने के प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जब कोई बच्ची या माँ प्रेग्नेंट होती है, तो वो फीटल ग्रोथ यानी बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये ग्रोथ कब हो रही होती है? शुरू के 3 महीने में। अब आप ये देखें कि शुरू के 3 महीने में अक्सर खवातीन को तो पता ही नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं। 1 महीना तो नेचुरल अल्लाह ताला की तरफ से प्रोसेस है कि महीने के बाद खवातीन को पता चलता है कि और अच्छा मेरी माहवारी नहीं आई, या इस तरह से कुछ डॉक्टर तो के मैं पास अभी कल्चर नहीं। मुझे समझ में नहीं आई एक्चुअली क्या आपने बात की है बीच में।
हमारे यहाँ बहुत जल्दी डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं। एग्जैक्टली अभी हमारे पास टाइम बहुत में। जल्दी डॉक्टर के पास जाने का भी रिवाज नहीं है। हम सोचते ही रहते हैं ना, 2-4 महीने आ जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे वाला काम हम करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा मैडम आपने। तो ये हम्म। फॉलिक एसिड की कमी जो है ना, वो प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में सामने आ जाती है बच्चे में। और वो कमी कोई मामूली कमी नहीं है। ठीक है, वो कमी वो है जो बच्चे को सारी जिंदगी के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पे माजूर कर देती है। बच्चे की जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी, और उसके अंदर का मवाद जो है ना, वो नहीं बन पाता अगर माँ में फॉलिक एसिड की कमी होगी। और ये वो चीज़ है जो कभी भी रिवर्स नहीं हो सकती। जैसे आप कहें कि इलाज हो जाएगा, बेहतरी आ जाएगी, बेहतरी नहीं होगी। ऐसा बच्चा जिसकी माँ में फॉलिक एसिड की कमी थी और वो उस बच्चे में ट्रांसफर हो गई है, तो वो बच्चा सारी जिंदगी के लिए माजूर ही पैदा होगा और माजूर ही रहेगा। ये इंपॉर्टेंस है फॉलिक एसिड की, और यही वो वजह है जिसकी वजह से हुकूमत ने भी ये फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन का प्रोग्राम शुरू किया था एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए, कि उनको हर साल में एक दफ़ा 3 महीने के लिए फॉलिक एसिड की टैबलेट्स देना लाजमी है, ताकि फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी ना हो। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, फॉलिक एसिड किन खानों में पाया जाता है? ये कुछ खाने भी साथ साथ ना आपके सामने हैं। मैं मैडम से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों को बाद में ना ये प्रेजेंटेशन भी शेयर कर दें, ताकि आप बाद में भी इसको देखना चाहें, पढ़ना चाहें तो आपके सामने हो। हरे पत्ते वाली सब्जियों में फॉलिक एसिड पाया जाता है, बीन्स यानी कि लोबिया में फॉलिक एसिड पाया जाता है, गोश्त में होता है। ठीक है, और ये सामने कुछ चीज़ें आपको नजर आ रही हैं, अंडे के अंदर फॉलिक एसिड अच्छी मिकदार में पाया जाता है। नेक्स्ट। मैं यहाँ ऐड कर दूं कि हमारी ये जो वेबिनार्स हैं ये हमारे वेबसाइट पे और हमारे फेसबुक पेज पे मौजूद होते हैं, और तमाम लोग उन्हें एक्सेस कर सकते हैं वहां से आसानी से। चलिए, जबरदस्त जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव है। अच्छा, अगली चीज हमारे पास आ जाती है आयरन। आयरन जो है वो भी आपके जिस्म में खून खून बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, और आम तौर पे आपने एनीमिया का लफ्ज़ सुना होगा, या फिर ये कि खून की कमी बच्चियों में सुनी होगी आम। जिन बच्चियों में मेंस्ट्रुएशन शुरू होती है उनके अंदर वो आयरन की डेफिशिएंसी से होती है, क्योंकि अगर बच्ची में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो उसका खून नहीं बन पा रहा। और इसके साइन और सिम्टम्स आपको क्या नजर आएंगे? पीलापन, यानी रंगत पीली होगी। आंखों के पपोटे अगर आप यहाँ से नीचे करके देखिए ना, तो जो आप शीशे में कभी देखिएगा, मेरा ख्याल है कैमरा इतना अच्छा नहीं है कि आपको नजर आ जाए, ये पिंक होते हैं अंदर की तरफ से आंख, आम इंसान की। लेकिन जिनमें खून की कमी होगी ना, उसकी ये वाली अंदर से भी जिल्द पीली आपको नजर आएगी, रंगत इसकी। ये, या वैसे ही आप कभी कभी किसी बच्चे को देख के जैसे कहते हैं कि ये तो बहुत पीली सी हो रही है, कमजोर सी हो रही है बच्ची, तो वो भी खून की कमी ही होती है। उसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा कि जब बच्चियों की मेंस्ट्रुएशन शुरू होती है ना, तो उनमें चिड़चिड़ापन, उदासी, डिप्रेशन, हर वक्त मतलब कोई बात करें तो गुस्सा आ जाना, या फिर ये कि थकन का शिकार रहना, स्कूल में दिल ना लगना, ये चीज़ें सामने आ रही होती हैं। तो ये सब निशानियां हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की। और आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया जिन बच्चों में या बड़ों में होता है, उनकी ज़हनी सलाहियतें भी मुतासिर होती हैं। वो स्कूल में, पढ़ाई में, जॉब में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना बाकी उनके साथ के बच्चे या बड़े कर रहे होते हैं। और उसके साथ डेफिनेटली आने वाले बच्चे के ऊपर तो इसका इम्पैक्ट है ही। ठीक है, तो ये चीज़ें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के हवाले से थी। नेक्स्ट कीजिएगा मैडम। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि एडोलसेंट भी लें और ख़वातीन भी, वो तमाम की तमाम ख़वातीन जो कि मेंस्ट्रुएशन के प्रोसेस से गुजर रही हैं, उनमें आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उनको ज़्यादा आयरन की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैंने आपके साथ कुछ रेसिपीज़ भी शेयर की हुई हैं कि आयरन रिच रेसिपी या फॉलेट रिच फूड्स। तो ये आप तसल्ली से पढ़ लीजिएगा, पूरी की पूरी रेसिपी हमने लिखी हुई है कि आप किस तरह से आयरन रिच फूड्स अपने घर में बना सकते हैं, और बिल्कुल आम घर में मौजूद चीज़ों से ये रेसिपी जो है वो इसमें नज़र आएगी आपको। नेक्स्ट करें मैम। सोर्सेज ऑफ आयरन में हमारे पास क्या क्या है? इसमें गोश्त और उससे बने हुए तमाम सोर्सेज आ जाते हैं। फिश बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रिच सोर्स है। अच्छा, हमारे यहाँ फिश खाने का ऐसा रिवाज नहीं है, और लोग उसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, और उसके बहुत सारे मिथ्स भी हैं। लेकिन अगर हम आजकल की रूटीन के हवाले से देखें तो मछली का गोश्त तमाम गोश्त में सबसे सस्ता तरीन गोश्त है। इवन चिकन भी मछली से इस टाइम ज़्यादा महंगा है। और मौसम भी है सर्दी का, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मछली को अपनी डाइट में जितना शामिल कर सकते हैं करें। हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर करें, बच्चियों को भी खिलाएं।
जिस हद तक खा सकते हैं। और एक मिथ आप में से कोई बता दे कि आपने बचपन से सुना होगा कि मछली खाने के बाद एक चीज नहीं करनी होती, वो क्या है? कौन बताएगा? मैडम आप ही बता दें, एज यूजुअल आप मुझे नजर आ रही हैं तो मैं आपसे ही पूछ लेती हूँ। दूध नहीं पीना, दूध नहीं पीना। दूध नहीं पीना, ये नीचे से भी किसी ने बात की है, भक्कर से अनीला कोई ने है जो बता भी रहे हैं। बता दी है ये बात। हाँ, अनीला ने बता, अनीला जबरदस्त, अनीला का माइक नहीं चल रहा लेकिन वो हमारे साथ सुन रही है सारा कुछ। हाँ तो बिल्कुल, साथ दूध नहीं साथ है। पीना जी। अच्छा, और मैडम क्या होता है दूध पी लें तो? ये भी बता दें। वो वाइट वाइट स्टेन्स हो जाते हैं, बर्स की फुलबेरी बीमारी हो हो जाती जाती है। है, बर्ड्स की बीमारी या हाँ, फुलबेरी की फुलबेरी बीमारी हो हो जाती जाती है है। ना। तो ये मिथ है, हाँ हाँ हाँ, इसमें बिल्कुल कोई ऐसा। कोई हकीकत शामिल नहीं है। और इस वजह से हम अपने बच्चों को भी मछली नहीं खिलाते, खास तौर पे वो बच्चे जो दूध ज्यादा पीते हैं, जैसे 2 या 5 साल तक के बच्चे ऐसा। ना हमारे। तो ये बड़े जो कहते हैं ना उनकी हर बात ना मान लिया करें। आप कौन सा बड़ों की वैसे हर बात मानते हैं? बड़े बेचारे और अच्छी बात भी बहुत करते हैं, जैसे मोबाइल रख दो, टाइम पे सो जाओ, ठीक है, थोड़ा चल फिर लो, किसी रिश्तेदार के पास चले जाओ वाली बातें भी वो करते हैं, हम वो भी नहीं मानते। तो उसी तरह ये वाली बात भी आप ना मान लें और मछली खा लिया करें। और मछली खाने के बाद आप दूध या चटनी खा लें या चाय पी लें या बच्चे को दूध पिला दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बर्ड्स की बीमारी नहीं होती। ये सिर्फ मिथ है, इसका साइंटिफिक एविडेंस कोई नहीं है। आप खुद भी सर्च आउट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो मछली बहुत बेहतरीन, सबसे बेहतरीन गोश्त जो है ना वो मछली का है, जो आपको कोई बीमारी नहीं करेगा, किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं करेगा, हम्म। कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगा, बीपी खराब नहीं करेगा। हार्ट डिजीज के अंदर जो गोश्त हम वाहिद खा सकते हैं वो मछली का गोश्त है। तो मछली को अपनी डाइट में अच्छा, यकीनी जिस बनाएं। तरीके से हम मैडम मछली खाते हैं, क्या वो दुरुस्त तरीका है? हमारे यहाँ उसको बहुत से मसालों फ्राई कर से, लेते हैं ना ऑयल हम, में फ्राई जी करके बिल्कुल। खाया जाता तो मैडम फ्राई भी आप हफ्ते है। इज इट महीने में राइट? एक आध दफा फ्राई करके भी खा सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि बेहतर है कि आप उसको या तो बेक करें, या फ्राई भी आपने करना है ना तो उसको तेल में डुबो के फ्राई ना करें। हम असल में हर चीज को फ्राई करने का मतलब ये है कि जब तक वो बेचारी पूरी डुबकी लगा के उसकी सांस बंद ना हो जाए ना, तब तक हमारा वो खाना फ्राई नहीं होता। तो ये नहीं करना, आप उसमें हल्का सा पैन में ऑयल डाल के और उसको दोनों साइडों से पका सकते हैं मछली को। मछली का सालन बना के खा सकते हैं, वो इतना बेहतरीन जरिया है। अब हमारे पास ओवन आ गए हैं, माइक्रोवेव भी है, एयर फ्रायर आ गए हैं, और वो सादा वाला ओवन जिसमें हम हम्म। केक बनाते थे, प्रेशर कुकर है, उसमें 100 तरीके से आप मछली को कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात या आसान चीज़ ये है कि अब आपके पास इंटरनेट की सहूलत ये है कि आपके पास हर किस्म की रेसिपी मौजूद है। मुझे एक हमारी डिजिटल अम्मी है फ्यूड फुजन के नाम से, वो जब भी मुझे भी कोई खाना बनाना होता है तो सबसे पहले मैं उसको देखती हूँ। आप सब भी यही अपनाएं, हर किस्म का अच्छा खाना बनाना वो बता रहे होते हैं। पहले जमाने में सही। आपा जुबैदा थी, उससे पहले एक कौकब आंटी थी, अब हमारे जमाने में वो ये हैं। तो उनका हाँ। सहारा लें, खुल के इंटरनेट को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें और अच्छे खाने बनाना सीखें, घर वालों को भी खुश करें और अपनी सेहत के ऊपर भी फोकस करें। अच्छा जी, आयरन की रिच सोर्सेज में एक तो गोश्त आ गया हमारे पास, उसके बाद हमारे पास सारी की सारी दालें आ सकती हैं। जो सारी चीज़ें प्रोटीन में रिच है ना, वो कहीं ना कहीं आयरन के ऊपर भी रिच होती हैं। और आयरन के फूड खाने के साथ अगर आप विटामिन सी रिच सोर्स ले लें, जैसे कि विटामिन सी किस चीज़ में पाया जाता है? लीमू, किन्नू, टमाटर, हम्म। इन चीज़ों में। इसका साथ आप इस्तेमाल करें तो आयरन आपकी बॉडी में बड़े अच्छे तरीके से जज़ब होती है। और चाय नहीं पीनी, आयरन रिच सोर्स फूड के साथ चाय नहीं पीनी कम से कम 1 घंटे तक, वरना उस आयरन के खाने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है जी, दिस वॉज ऑल अबाउट आयरन। नेक्स्ट प्लीज। अब आगे बोन डेवलपमेंट या हेल्दी बोन्स आपकी। अच्छा, इसमें 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, एक है कैल्शियम, दूसरी विटामिन डी, और तीसरी है फिजिकल एक्टिविटी आपकी। ये आपकी हेल्दी बोन्स का फॉर्मूला है। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, इस पे हमने शुरू में बात की थी कि आपने एडोलसेंट गर्ल्स को जो है वो कम से कम 1 कप या 1 पाव दूध या दही उनकी डाइट में शामिल करना है, कैल्शियम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में हमारे जो भी 40 साल से बड़ी उम्र की खातून होती हैं ना, वो कभी एक आध दफ़ा खुदा ना खास्ता गिर जाएं तो फ्रैक्चर और इस तरह की चीज़ें बहुत आम होती जा रही हैं, ठीक है। इसमें 2-3 अवामिल हैं, एक तो कैल्शियम और विटामिन डी का कम होना है, और दूसरा आपकी फिजिकल एक्टिविटी का ना होना है। आप जितने ज़्यादा सुस्त होंगे, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम होगी, उतनी ही आपकी हड्डियां जल्दी भुरभुरी होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। मैं आसान टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करूंगी जो सबको समझ में आ जाए। भुरभुरी होने हम्म। का या झड़ने का अमल शुरू हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियां स्ट्रांग मजबूत रहें,
तो एक्सरसाइज उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है कैल्शियम, और तीसरी चीज़ है विटामिन डी। कैल्शियम का तो आई एम श्योर आप सबको पता होगा, तो आप में से कोई बता दे कि कैल्शियम किन चीज़ों में होता है। और सुगना जमील है हमारे साथ, वो कोई बात भी करना चाह रही है। और सुगना ये भी बता दीजिए काइंडली कि कैल्शियम किस चीज़ में होता है। सुगना आपने हाथ खड़ा किया था और फिर वापस कर लिया, मैंने सवाल पूछ लिया इसलिए। अच्छा चलिए मैडम नेक्स्ट कर लें फिर, शायद वो दोबारा सवाल कर लेंगी अपना। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सुगना बताइए। मैं सुगरा जमाली दादू से बात कर रही हूँ। ये जो आप बात कर रही थी ना, एक के चाय नहीं पीनी खाने के यहाँ, तो हमारे यहाँ सिंध में, मेरा ताल्लुक सिंध से है और डिस्ट्रिक्ट दादू, तो हमारे यहाँ ये रिवाज है बिल्कुल कि खाने के बाद, कितनी बड़ी दावत हो कुछ भी हो ना, तो खाने के बाद चाय लाजमी पी जाती है। अगर चाय नहीं पी तो समझो कि उसने जो दावत की उसने कुछ भी नहीं खिलाया। तो मैडम फिर ये कुछ ना कुछ रिवाज जो है ना, उनको कहीं ना कहीं हमें कम करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए चाय का जो नुकसान है वो मैंने आपको बता दिया है। मैं खुद बहुत चाय पीने की शौकीन हूँ, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि थोड़ा सा ना लंबा अरसा कर लें उसमें, चाय और खाने में वक्फा कर लें। आप खाने के बाद बिला शुबा चाय पिए, आप आराम से मेज़बान से कहें कि अभी हमने खाना खाया है, ज़रा आधा घंटा भी हम गप्पे लगाएंगे और आपके साथ टाइम गुजारेंगे। फिर हम 4 बजे, चार के टाइम के चाय पे मतलब चाय के टाइम पे हम चाय पियेंगे ना। आपने क्यों लंच के साथ 2 बजे चाय भी साथ ही पी लेनी है? थोड़ा और टाइम वहां गुजारें जहां आप दावत पे गए हुए हैं, और 4 बजे चाय पिए और फिर उठ के अपने घर आए। ठीक है जी। जी। अच्छा कैल्शियम जो है हमें पता है मैडम, नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज। कैल्शियम पाया जाता है दूध में और दूध से बनी तमाम अशिया में, ठीक है। और ये इसके रिसोर्सेज हैं जो आपको लेने चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। कैल्शियम की एक रेसिपी भी मैंने इसमें शामिल की थी। और अच्छा अब इसके बाद रेसिपी बाद में आएगी, विटामिन डी आ जाता है। विटामिन डी का सबसे बेहतरीन सोर्स है सूरज, जिसको हमने बिल्कुल छोड़ दिया है। अब हम धूप में बैठने का रिवाज हमारा ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन आजकल सर्दियों की धूप है और बड़ी ही कीमती धूप है, जो हमें पसंद भी बड़ी आती है। तो मेरा आप सबको बहुत ज़्यादा मोदबाना मशवरा है कि काइंडली सर्दियों की धूप का इस्तेमाल करें और इस धूप में बैठें, ये आपका विटामिन डी बनाएगा। और विटामिन डी जो है ना सिर्फ एडोलसेंट गर्ल्स के लिए ज़रूरी है, आपकी हड्डियों में कैल्शियम तब तक एब्जॉर्ब नहीं होता या लगता नहीं है आपको कैल्शियम, जब तक आपके पास विटामिन डी के इनफ सोर्सेज नहीं होंगे। और पाकिस्तान में कम से कम 90% ख़वातीन ऐसी हैं जो उनके विटामिन डी के रिसोर्सेज पूरे नहीं हैं, उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। आप लोग चाहें तो अपना चेक भी करवा सकते हैं। इसका टेस्ट थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन ये कि आपको पता चल जाएगा कि आपके विटामिन डी के लेवल जो हैं वो क्या हैं। नेक्स्ट प्लीज। जी बिनिश आप कुछ कहना चाह रही हैं, बताइए। बिनिश बताइए, हम इंतज़ार करें आपका। जी जी, मैं विटामिन डी के हवाले से बात कर रही हूँ। जैसा कि आपने बताया कि हम में से बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो विटामिन डी को अवेल ही नहीं कर सकती ना, नहीं बैठ सकती धूप में। तो इसके अलावा अदर ऑप्शंस क्या हैं? जैसे कि एक तो ऑप्शन ये है कि हम वो इंजेक्शन पी रहे होते हैं 14 डेज के बाद। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि हम इस कमी को पूरा कर सकें? अच्छा मैडम ऐसा है कि विटामिन डी की सबसे बेहतरीन जो आसान तरीन ऑप्शन है ना, वो तो इंजेक्शन वाली बहुत अच्छी ऑप्शन है एक्चुअली। लेकिन वो तब तक आपको नहीं पीना चाहिए जब तक आपको अपने करंट लेवल्स ना पता हो, क्योंकि इसका ज़्यादा इंटेक जो है ना वो भी नुकसानदेह हो सकता है। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि टेस्ट करवाना ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि इंजेक्शंस वेल एंड गुड सेफ हैं, अच्छे हैं जो विटामिन डी डेफिशिएंट है। उसके अलावा टैबलेट्स आ सकती हैं सप्लीमेंट्स में। और आखिर में आपके खाने के रिसोर्सेज हैं, खाने के सोर्सेज में सबसे बेहतरीन सोर्सेज में अंडे की जर्दी शामिल है, ठीक है, जिसको हम निकाल के बड़े आराम से फेंक देते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। उसमें विटामिन डी होता है। और मछली, अगेन मछली जो है रिसोर्स है विटामिन डी का, और दूध में भी किसी ना किसी हद तक ये पाई जाती है। जी नेक्स्ट कीजिएगा मैम। अच्छा जी ये नेक्स्ट करते हैं इसमें। इसके बाद हमारे पास कुछ आ जाती हैं आपके पास कुछ रेसिपीज हैं हमारी, अगेन ये आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने प्रेजेंटेशन में से। नेक्स्ट कर दें मैम। टाइम थोड़ा हमारा शॉर्ट रह गया है, मैं चाह रही हूँ कि आपके क्वेश्चंस भी हम ले सकें, तो हम इसको ना थोड़ा जल्दी जल्दी कवर कर लें। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आयोडीन। आप सबको पता है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी सबसे प्रोमिनेंट तो नज़र आ रही होती है, जो गीलड़ यहाँ पे आ जाता है ना इसमें। और वैसे इसमें प्रीमेच्योर ग्रोथ है, जहनी कमजोरी आ जाती है आयोडीन की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट प्लीज। और आयोडीन में सबसे बेहतरीन पाकिस्तान में जो आयोडीन को ओवरकम करने का जरिया है ना, वो है आयोडीन मिला नमक।
तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी कि इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं, आयोडाइज सॉल्ट को। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, विटामिन ए हमारे पास आ गया है। विटामिन डी नज़र के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, और विटामिन ए जो है वो आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, विटामिन ए के हवाले से एक अच्छी मज़ेदार आपको बात बताती हूँ। आम जो है ना, वो विटामिन ए उसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो अगली गर्मियों में आपने आमों के ऊपर हाथ नहीं रोकना। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, ये अब आपके पास लोकल हेल्दी स्नैक ऑप्शन है। आपने देखा होगा कि हमारे जो बच्चे हैं ना, एडोलसेंट फेज वाले, या जनरल आम स्कूल गोइंग बच्चे भी, जैसे ही बच्चा स्कूल में जाना शुरू करता है तो उसका घर के खाने से दिल उठ जाता है, एंड दे वांट समथिंग स्पाइसी, चटपटा, बाजार का खाना, चाहे फिर वो समोसे हों, दही बल्ले हों, पकौड़े, जलेबी, या अगर थोड़ा सा हम अच्छे यानी हाई सोशो इकोनॉमिक लेवल पे चले जाते हैं तो फिर बर्गर्स, चिप्स, पिज़्ज़ा, पास्ता, ये चीज़ें। ये तमाम चीज़ें गलत नहीं है, ठीक है, और ये दुनिया का हर इंसान खाता है, मैं भी खाती हूँ, हालांकि मुझे पता भी है, इनका नुकसान भी पता है, नफ़ा भी पता है। लेकिन इनका मुस्तकिल इस्तेमाल और बाजार से खरीद के इस्तेमाल भी नहीं। मैं आपका क्वेश्चन 1 मिनट में लेती हूँ। बाजार से ली हुई चीज़ों का इस्तेमाल ना नुकसानदेह है। अगर आप ये तमाम चीज़ें घर में बना लें साफ़ सुथरे इंग्रेडिएंट्स के साथ और थोड़ी सी हेल्दी ऑप्शंस के साथ, तब आप इनको रेगुलर डाइट में ले सकते हैं, वरना आप इसका इस्तेमाल हफ्ते में 1 दफ़ा रखें। बच्चों, एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए, या इवन के ख़वातीन भी घर में जो आपने स्नैक्स की ऑप्शन बनानी है ना, ये जो खाने के दरमियान की भूख होती है, शाम के चाय वाला टाइम जो होता है, इसमें हेल्दी ऑप्शंस अपनाएं जो कि आपके पास बेतहाशा हैं। फ्रूट चाट बेस्ट ऑप्शन है, चीनी का इस्तेमाल उसमें कम कर लें। दही भल्ले इन इट सेल्फ बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप उसमें बाजार की फुल्कियाँ ना डालें। योगर्ट्स विद हनी है, उसके बाद चने की चाट बेहतरीन हाई प्रोटीन डाइट है आपकी। नेक्स्ट कर लें मैम। और उसके अलावा आपके पराठे बन सकते हैं, अंडों के साथ आप बेशुमार काम कर सकते हैं, ठीक है। टिक्कियाँ हम मुख्तलिफ किस्म की बनाते हैं। सर्दियों में जो पंजीरियाँ बना करती थी, मुरब्बे बना करते थे, हलवे बना करते थे, वो तमाम बेहतरीन ऑप्शन हैं। हफ्ते में 1 दफ़ा इन चीज़ों को अपनी डाइट में खुद भी शामिल करें और बच्चों को भी आप लोग लाजमी शामिल करवाएं। ये हेल्दी स्नैक्स की ऑप्शन हैं। जी बीनिश, काइंडली अब आप कीजिएगा मैम, आप नेक्स्ट करती हैं स्लाइड। बीनिश बताइए। जी सॉरी, मेरे क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हैं आपसे। आयोडीन की आप बात कर रही थी, तो हम जब मार्केट में जाते हैं या किसी स्टोर पे जाते हैं सॉल्ट लेने, तो उसमें मैंने अक्सर देखा कि वहाँ पे आयोडाइज्ड सॉल्ट भी होता है। तो एक तो मुझे पहले समझने में ये कंफ्यूजन है कि भाई आयोडीन और आयोडाइज्ड में क्या फ़र्क है। जब मैंने इसको सर्च किया तो फिर मुझे पता चला कि उसमें सॉल्ट जो है, आयोडाइज्ड जो सॉल्ट है उसमें आयोडीन एडिट होता है। लेकिन आप क्या रिकमेंड करते हैं कि हमें आयोडाइज सॉल्ट भी ले लेना चाहिए, या आयोडीन को ही हम फोकियत दें? आयोडाइज सॉल्ट इज एक्चुअली फोर्टिफाइड सॉल्ट ना। आयोडीन को जब आप ऐड करेंगे सॉल्ट में तो वो आयोडाइज सॉल्ट हो जाएगा, मतलब आयोडीन मिला नमक। तो इट इज द सेम थिंग। आयोडीन आपको एज इट इज किसी फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो आप आयोडाइज सॉल्ट की फॉर्म में ही लेंगे, और लेना भी आपको उसी फॉर्म में चाहिए, वो ज़्यादा सेफ और बेहतर ऑप्शन है। और आपको मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान में जब से सॉल्ट को हमने आयोडाइज करना शुरू किया है, हमारे आयोडीन डेफिशिएंसीज के इंडिकेटर्स बहुत कम हो गए हैं। मतलब ये कि ये थेरेपी पाकिस्तान में बहुत सक्सेसफुल साबित हुई है। हमारे थायराइड के इश्यूज बहुत कम हो गए हैं, आयोडीन डेफिशिएंसीज बहुत कम हो गई हैं। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट हमारा बस ये 1-2 चीज़ें थोड़ी सी रह गई हैं। उसके अंदर सबसे पहले हमारी मेंस्ट्रुएशन हाइजीन आ जाती है। आप लोग ऑलरेडी मिस सुमेरा इतना अच्छा काम कर रही हैं इसके ऊपर, तो इसमें मैं 2-3 चीज़ें बस बतानी चाहूँगी आप लोगों को। एक तो ये कि हमारी जो मेंस्ट्रुअल जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं बच्चियों को, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। सब कुछ खाने दें बच्चियों को, कोई भी चीज़ खाने का कोई नुकसान नहीं है, गरम ठंडा कुछ नहीं होता। उसके बावजूद अगर पेन है, बच्चियों को तकलीफ बहुत ज़्यादा है, तो फिर चाय, कहवा, सूप, यखनी, उबला हुआ अंडा अच्छा है उस पेन को ईज़ करने के लिए। दूसरी चीज़ जो बहुत कॉमनली मैंने देखी है वो ये है कि हम बच्चियों को मना करते हैं आपने कोई दवाई नहीं खानी। मैं बिल्कुल दवाइयाँ खिलाने के ख़िलाफ़ हूँ बिला वजह, लेकिन अगर बहुत शदीद तकलीफ़ है तो उसके सूरत में आप दिन में 1 से 2 पैरासिटामॉल ले सकते हैं पहले 1 से 2 दिन, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट एज़ सच बच्चियों में नहीं है। तीसरी चीज़, गरम किसी भी चीज़ की टकोर देना जो हमारे बड़े या बुज़ुर्गों के, हमारी पुरानी नस्लों में था, दैट इज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव वे टू रिड्यूस द मेंस्ट्रुअल पेन, और इसको किया जाना चाहिए।
चौथी चीज़, हमारे यहाँ आम रिवाज है कि जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है तो ख़वातीन या बच्चियाँ नहाती नहीं है, 5-5 6-6 दिन नहीं नहाती। और लोग सर्दियों में तो शायद इसका इतना इम्पैक्ट ना हो, लेकिन गर्मियों में बहुत शदीद बुरा इम्पैक्ट है, हम्म। इन्फेक्शन देता है, बैक्टीरिया बढ़ाता है, पसीने या स्वेटिंग से रैश हो जाते हैं। तो बच्चियों को और खुद भी तरगीब दें कि आप मेंस्ट्रुएशन में आराम से बाथ ले सकते हैं, नहा सकते हैं, गुस्ल कर सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है। मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स में आपने हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों का ख़्याल रखना है, गंदा कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना, बार-बार उस रुई को इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है? और 6 घंटे के बाद पैड को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट प्लीज़। जी, बिनीश आप कुछ और ऐड करना चाह रही हैं? जी इसको भी मेरा नेक्स्ट कर देना है। जी मेरा पीरियड्स के हवाले से ये क्वेश्चन था। एक तो क्योंकि मैं आजकल एमएचएम पे भी काम कर रही हूँ और वॉश पे भी काम कर रही हूँ, तो सेशंस भी कराने होते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि जैसे आप बता रहे हैं कि उसमें नहाना है, उसमें हम फर्स्ट डे और सेकंड डे और थर्ड डे में भी बात कर सकते हैं या उसके बाद हमें करना चाहिए बात? इसके हवाले से एक तो मुझे बताएं। और दूसरा, ये मेडिसिन की आप बात करनी थी, तो उसमें कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो पेन को कम करने के लिए यूज करनी चाहिए? ठीक है। अच्छा मैडम नेक्स्ट करनी स्लाइड प्लीज़। अच्छा बिनीश ऐसा है कि पहले दिन भी आप नहा सकते हैं, कोई कोई नुकसान नहीं है इसका, नहाने का कोई नुकसान किसी सूरत नहीं है। पहले दिन भी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी आराम से नहाया जा सकता है, बल्कि नहाने से बॉडी सूथ आउट होती है। मैं ये सजेस्ट करूँगी आपको कि मेंस्ट्रुएशन में दौरान में ख़वातीन जब नहाती हैं ना तो गर्म पानी से नहाने की कोशिश करें। ठंडे पानी से नहाने का नुकसान कोई नहीं है, लेकिन गर्म पानी से जब आप नहाएँगे ना तो आपके मसल्स सूथ हो जाते हैं। अगर जिस्म में तकलीफ़ हो तो वो उससे कम हो जाती है। तो बिल्कुल नहाएँ, ज़रूर नहाएँ, खुल के नहाएँ, गर्म पानी से नहाएँ, साफ़-सुथरे रहें। और दूसरा आपने सवाल किया मेडिसिन के हवाले से, तो कोई भी ओवर द काउंटर मेडिसिन जो कि तकलीफ़ दूर करने के लिए होती है, आम तौर पे जैसे पैनाडोल है, वो आराम से ली जा सकती है। पैनाडोल की एक गोली 6 से 8 घंटे के वक़्फ़े से लेनी होती है। ये नहीं कि आप हर घंटे के बाद पैनाडोल को फक्की की तरह फँकना शुरू कर देंगे, वो दवाई ही है। 8 घंटे के वक़्फ़े के बाद आप दोबारा उसको ले सकते हैं। जैसे आपने सुबह ले ली है 8 बजे तो 8 घंटे का हिसाब लगा लीजिए, शाम को 4 बजे आप उसके बाद उसको लेंगे, ठीक है? इस तरीके से आप पैनाडोल यानी सुबह, दोपहर, शाम करके आप उसको खा सकते हैं। घंटे-घंटे के बाद आपने नहीं खानी, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट 2-3 स्लाइड्स हैं, इसको जल्दी से हम कवर करते हैं ताकि कोई सवाल किसी का रह गया तो हम उसको ले लें। अच्छा, स्क्रीन यूसेज में आ जाता है कि हमारे जो बच्चे हैं यानी एडोलसेंट गर्ल्स और वुमेन हैं, तकरीबन 7.5 घंटे तक उनका स्क्रीन का इस्तेमाल आम देखा गया है। 7.5 घंटे अगर आप मोबाइल पे अपने लगा देते हैं, इसका मतलब है कि दिन का तीसरा हिस्सा आप मोबाइल देखने में लगा रहे हैं ना। तो दैट इज़ डेफिनिटली अलार्मिंग सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। इसको हमने कम करवाना है क्योंकि स्क्रीन यूसेज जो है डायरेक्टली लिंक्ड है डिप्रेशन के साथ, एंजाइटी के साथ, लो सेल्फ इस्टीम के साथ। लो सेल्फ इस्टीम का मतलब ये है कि आपकी अपनी मैडम क्या कहेंगे हम उर्दू में लो सेल्फ इस्टीम को, सॉरी इज्जत अम, नफ्स आपकी जो है वो कम है, हाँ। ठीक है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें। उसके बाद आपकी बैलेंस्ड डाइट या इम्बैलेंस्ड डाइट या फिर ये कि जो ईटिंग डिसऑर्डर्स आ जाते हैं हमारे, ठीक है? उसके साथ ये बहुत लिंक्ड है स्क्रीन का यूसेज, तो इसको भी हमने थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्लीज़। अच्छा, आगे आ जाता है एडोलसेंट्स के अंदर ड्रग्स या सब्सटेंस अब्यूज़ ना, तो ये भी इस पे हम समझते हैं कि हमारे पाकिस्तान में ये कॉमन सॉरी नहीं फॉर है, हालाँकि इंटरप्शन। जी। सॉरी फॉर इंटरप्शन। हमारे पास सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं, और मेरा ख्याल है हमें सवाल जवाब की तरफ थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। कुछ सवाल चैट में भी आपके लिए मौजूद हैं, और बाकी मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगी कि जिसका जो भी सवाल है वो हाथ जरूर खड़ा करे, ताकि हम उसके माइक को अनम्यूट कर सकें। चलिए फिर हम मैडम, सवाल जवाब के एक अंदर सवाल यहाँ पे बात मौजूद करते है हैं। आपके लिए। जी। जी, एक सवाल आपके लिए मौजूद है कि अगर शुगर पेशेंट है कोई खातून, तो उन्हें अपनी डाइट में किन चीज़ों का रखना चाहिए, आवाज़ उनको आपकी ना कैसे कुछ हेल्दी होना ब्रेक हो चाहिए। गई है, दोबारा दोबारा कोई बताएगा? आवाज़ ब्रेक हो गई है, प्लीज़ दोबारा बताएँ मैडम। शुगर शुगर के पेशेंट्स के लिए, शुगर की पेशेंट कोई खवातीन है तो उनकी डाइट के लिए क्या होना चाहिए?
अच्छा, शुगर के पेशेंट्स के लिए डेफ़िनेटली चीनी तो आप छोड़ ही देंगे, उसके अलावा जो मैंने आपको अनाज बताया है ना, उसको आप थोड़ा-सा कम कर देंगे अपनी डाइट के अंदर, ठीक है? अनाज के आप 4 से 5 पोर्शंस ले सकते हैं एक एक दिन में शुगर के पेशेंट्स के लिए। जैसे अगर आप आटा ले रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बगैर छिना हुआ आटा खाएँ, चावल कम मिकदार में खाएँ और उसके साथ सब्जियाँ और सलाद का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा करें। कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल मना है, बेकरी के तमाम आइटम्स चाहे बिस्किट हो जाएँ, पिज़्ज़ा हो जाए, केक हो जाए, पैटीज़ हो जाएँ, आपके लिए बिल्कुल मना है। बाकी शुगर के पेशेंट्स के लिए डिटेल डाइट प्लान अलग से भी मिल सकता है, आपको डॉक्टर जी बता देते हैं, चार्ट्स भी होते हैं, तो उनको भी फ़ॉलो करना ज़रूरी है। जी, अलीज़ा का सवाल। अलीजा का सवाल। अली अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन है, आप उसमें बता रही थी कि ये जो ब्लड की कमी होती है उसके सिम्टम्स नजर आते हैं, यानी कि आंखों के नीचे जो है लाइनिंग में वो येलो हो जाते हैं, आपकी रंगत जो है वो पीली हो जाती है। तो समटाइम्स ऐसे सिम्टम्स नहीं नजर आते, लेकिन जो है ना ब्लड की कमी होती है और हमें कोई ऐसे इमरजेंसी केस में हम जाते हैं और फिर हमें डॉक्टर से पता चलता है, कोई टेस्ट वगैरह वो करवाएं किसी चीज के लिए, तो फिर पता चलता है कि ब्लड की कमी है। उसके लिए फिर मतलब सिम्टम्स ना नजर आए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, उसके अंदर यही एक तो चीज़ ये है कि जो खून की कमी है ना, वो बहुत ही छोटा-सा आई थिंक 150-200 रुपए का सीबीसी का एक टेस्ट होता है, आम लेबोरेटरीज़ में भी हो जाता है। उसमें आप हीमोग्लोबिन टेस्ट अपना करवा लें। हीमोग्लोबिन अगर आपका 12 से नीचे है तो इसका मतलब ये है कि आप खून की कमी का शिकार हैं, ठीक है? वो कोई भी आम लेबोरेटरी से आप बगैर डॉक्टर के मशवरे के भी करवा सकते हैं, सस्ता-सा टेस्ट है। दूसरी ऑप्शन यही है कि अपनी डाइट को बैलेंस्ड रखें, मुतवाज़िन रखें, तो इंशाल्लाह ताला आपको इस किस्म के मसले जो है उसका शिकार ही नहीं होना पड़ेगा। भक्कर से अनीला का सवाल है कि मैं एक आर्टिकल लिखना चाहती हूँ, तो क्या मैं आपकी मालूमात को उसका हिस्सा बना सकती हूँ, आपकी बातचीत को? श्योर, बिल्कुल। लेकिन अगर आप मेरा नाम कोट करना चाहेंगे उसमें, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक दफ़ा मेरे से कन्फर्मेशन ले लीजिएगा, ताकि कोई चीज़ जो है वो डिफरेंट तरीके से ना जा रही हो। वरना जैसे कि मैडम ने बताया कि ये ठीक तमाम हो की गया। तमाम टॉप वेब पेज पे मौजूद हैं, तो वहाँ से आप ले सकते हैं इसको। हमारे जिस भी साथी का कोई सवाल है तो वो प्लीज हाथ खड़ा करें। यहाँ एक सवाल मौजूद है, फोर्टिफाइड आटा जो है फ्लोर है उससे मुतल्लिक। ठीक है। अच्छा, फोर्टिफाइड फ्लोर फोर्टिफाइड आटा होता है, अच्छी हेल्दी ऑप्शन है। आजकल हम लोग जिंक को फोर्टिफाई कर रहे हैं, कुछ सिनेरियोज में आयरन को भी फोर्टिफाई कर रहे हैं फ्लोर के साथ ना। अच्छी ऑप्शंस हैं अगर आप ले सकें। थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, बट आई वुड से कि लॉन्ग रन में हम खाने पे पैसे बचा लेते हैं और दवाइयों पे पैसे लगा देते हैं। हालांकि हमें उल्टा करना चाहिए कि हम खाने पे पैसे ज़्यादा लगा दें, सेहतमंद खाने पे, और दवाइयों के ऊपर हम अपना खर्चा जो है लॉन्ग टर्म में बचा लें। सनोबर का जी, सवाल है। उम्र कुछ। जी सनोबर। वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। एक तो ये कि बहुत अच्छा आपका ये वेबिनार बहुत अच्छा था, बहुत इंफॉर्मेटिव था। तो मैं थैंक यू। मैडम मेरा आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, स्पेशली कार्डियक पेशेंट जो लोग हैं ना, उनकी डाइट को अगर हम पूरा प्लान करके उनके सर्व करें ना, तो वो मेडिसिन के जो जो डेफिशिएंसी क्रिएट होती है और कौन सी डाइट हम उन्हें दे के उसको कवर कर सकते हैं, ये अगर इसके ऊपर आप कोई किसी इनके साथ या किसी और न्यूट्रिशनिस्ट के साथ अगर सेशन रख सके, तो ये लोगों के लिए बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव होगा। क्योंकि अगर देखिए बच्चों की अगर जो है, जिस तरह पिछले दिन मैं पढ़ रही थी, 2 साल से लेके 5 साल तक के बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, और उनमें से जो टारगेट है ज्यादा, जो हमारे पास डिजिट आए हैं वो है मार्जिनलाइज कम्युनिटी से या फिर क्रिश्चियन हिंदू कम्युनिटी से लोग हैं। उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ सकते हैं, लेकिन मेरे दो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप उसके ऊपर कर सके। एक तो ये जो अभी रिसेंटली एक चीज सामने आई है कि 2 साल से लेके और 5 साल तक के बच्चे ये क्यों ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, लाइक पापड़, प्लांटियां, इस तरह की बहुत सारी चीजें होंगी। और दूसरा ये कि जो भी रेगुलर पेशेंट है जिसमें डायबिटिक हो गए या हार्ट के या हाई बीपी के जो लोग हैं, वो जो हाई बीपी की रेगुलर मेडिसिन लेते हैं,
उसके जो जिस तरह मैं खुद अगर सोचूं तो मेरी माँ भी हार्ट पेशेंट थी और हम भी उन्हें मेडिसिन दे रहे होते थे। उसके साथ साथ डायबिटिक होने के साथ भी हम उन्हें डेली बेस पे 4 खजूरें दे रहे होते थे। तो जाहिर बात है कि हमें एक अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट ने ये एडवाइस किया था। और मैं चाहती हूँ कि मैं तो एक लेमैन बंदी हूँ, मेरे पास बहुत कम सी मालूमात होगी, तो कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट या कोई भी डॉक्टर साहिबा इस नॉलेज को एक पहले से पूरा इसका एक चार्ट बना लें और उससे रेलिवेंट जो जो मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स आते हैं कि अगर मेडिसिन का ये साइड इफेक्ट आ रहा है या अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हैं तो इसके साइड इफेक्ट में आपको ये डाइट जो है ये कवर करेगी। तो मैं डॉक्टरों के साथ भी बड़े आर्ग्यू करती हूँ, मैं उनसे कहती हूँ कि आपकी दवाइयों के साथ अगर आप कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट को ऐड करके हमें एक प्रॉपर डाइट प्लान दे दें तो हमारे पेशेंट की लाइफ जो है वो थोड़ी सी हम बेहतर कर सकते हैं। तो मैडम आपसे इस फोरम से बड़ी रिक्वेस्ट है, ये आपका बहुत ही इंफॉर्मेटिव फोरम होता है कि कोई लेमैन बंदे जिस तरह की इन चीजों को फोकस नहीं करते, तो इस फोरम से बाकी लोगों के पास भी ये इंफॉर्मेशन डिलीवर हो जाएगी। श्योर सनोबर, हम इंशाल्लाह इसके लिए जरूर काम करेंगे। मेरी तमाम साथियों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने अपने कैमरास ऑन कर दें ताकि हम एक यादगार फोटो ले सकें इस वेबिनार की। सनोबर, आपका पॉइंट एड्रेस कर लिया गया है। इंशाल्लाह हम जल्दी इस पे भी एक वेबिनार रखते हैं। अब तमाम साथी प्लीज अपने अपने कैमरास ऑन करें। मिस नबीला कुछ कहना चाह रही हैं। मिस नबीला प्लीज, हम सुनना चाहेंगे आपकी बात। जी, पहले तो मैं ये कि आपका शुक्रिया अदा कर दूं, बहुत इंफॉर्मेटिव था। और थैंक यू। आपको ये अंदाजा हो कि ये जो हमारा वेबिनार है ये पूरे जो हमारे प्रोविंसेस हैं 4 और रीजन्स वहां तक इसकी रीच है और वहां से भी पार्टिसिपेशन होती है। और आपने बहुत जो है आसान बना के बहुत सारी चीजें बताई, उसके लिए बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि जो वर्किंग विमेन है वो कैसे कुछ ऐसा इजी टू कैरी चीज हो कि जिसको वर्क प्लेस पे लेके जा सकें वो, क्योंकि वो जो हमारी एक है ना, हमारी हड्डियों में जो 3 वक्त का खाना है, वो आपको पता वो बहुत अंदर तक उसकी वो होती है एक्सेस हमारे अंदर कि हम 3 वक्त खाते हैं, सुबह दोपहर शाम। हालांकि ये है कि अगर आप इंटरवल्स के साथ स्मॉल पोर्शंस लें तो वो बेहतर है, लेकिन वो जो कुछ बना के लेके आने की वाली हैसल है उसको किस तरह कुछ हम कम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बहुत मैम अहम आपकी सवाल है अप्रिसिएशन मैडम की तरफ से। लेकिन प्लीज जी अपने अपने कैमरास ऑन करें, मुझे आप सबको देखना है। जी अच्छा, मैडम। आपका सवाल जो है ना मैडम, उस पे एक लफ्ज का अगर आप मेरे से जवाब चाहें तो वो ये है फ्रूट्स, ताज़ा फल। ठीक है। एक सेब आपके बैग में कहीं भी कैरी हो सकता है। 3 से 4 दिन उसकी शेल्फ लाइफ आपकी है रूम टेम्परेचर के ऊपर। उसको कैरी करें रोज का। सेब से बेहतर एन एपल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। ओल्ड सेइंग है लेकिन इट स्टिल गोज ट्रू, बेहतरीन सेइंग है। उसको कैरी करें। आजकल मौसम है नट्स का, ड्राई फ्रूट्स आप अपने पास रख सकते हैं बेवक्त की भूख मिटाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं चने रोस्टेड, वो ऑप्शन अच्छी है, आप कैरी कर सकते हैं। खाने के बारे में अगर आप मेरे से पूछ रही हैं तो मैं आपको ये कहूँगी कि एक एक्स्ट्रा रोटी या एक छोटा सा सैंडविच रात के बचे हुए सालन का अगर हम बना लें तो इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम सब अपने बच्चों के भी लंच बना रहे होते हैं सुबह सुबह उठ के, मियाँ साहब के लिए भी बन रहा होता है। तो अगर कहीं ना कहीं बात हमारी इम्पोर्टेंस की है कि हम ख़वातीन या जब ख़ास तौर पे वी बिकेम मदर्स एंड वाइफ्स शादी के बाद, तो अपने आप को कहीं हम भूल जाते हैं। इम्पोर्टेंस नहीं है हमारे लिए ना अपनी, हमारी हेल्थ की, हमारी डाइट की। तो ये बात याद रखें कि एक दिन ज़रा सिर्फ ये सोच लें कि जिस दिन आप आखिरी दफ़ा बीमार पड़े थे उस दिन आपका घर का क्या हाल हुआ था। दफ्तर को तो चले हम भूल ही जाते हैं कि वो तो चलता रहता है, घर में क्या हुआ था। किसी को कपड़ा ही नहीं मिले होंगे, किसी बच्चे का खाना रह गया होगा, मियाँ साहब अलग चिल्लाए होंगे, किसी का टाइम स्कूल बस निकल गई होगी। तो आपकी सेहत जो है ना, वो ये छोटे छोटे 5-5 10 मिनट के पैचेस आप रोज के अपने लिए जब निकालते हैं तो वो उस एक दिन को कवर कर जाएंगे जब आप बीमार होकर बिल्कुल बेड पे आ जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंस की बात है कि इस पे करें। बाकी अगर आप सिंपल रात की बची हुई सालन के साथ एक रोटी बना लें, एक खीरा ना भी काटें, आप उसको सिर्फ रख लें, गाजर एक वैसे ही रख लें। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पिंटरेस्ट या इंस्टाग्राम की तरह 4 स्टार के टुकड़ों में काट के अपने लिए लंच बॉक्स में डाल के लेके आएँ। धोएं उसको और उसको अपने शॉपर, थैले, बैग, लंच बॉक्स में डालें
और उसको काट काट के खाते जाएं जैसे बचपन में मजे से हम खाया करते थे। छल्ली इन इट सेल्फ इतना बेहतरीन मील है, एनर्जी गिविंग है। आपको 30 रुपए का भट्टा मिल जाता है या 50 रुपए का मिल जाता है, चले महंगी शहरों में अभी भी, बजाय इसके कि वो 500 रुपए का बर्गर आप खाने जा रहे हैं या 200 रुपए की दही बल्ले की प्लेट आप खाने जा रहे हैं। 50 रुपए का भट्टा खाएं, नहीं तो 100 रुपए के चने और मकई को भुनवा लें और वो सारा दिन आप उसको खा लें। तो चने और मकई इतनी बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन्स की कि आप मेरे से लिखवा लें कि आपको कम से कम 3 घंटे भूख नहीं लगेगी अगर आप वो 100 रुपए का एक पैकेट लेके खा लेते हैं तो। थैंक यू। मैडम नाहिदा कुछ कहना चाह रही हैं? जी मैडम। थैंक यू। एक तो रीमा साहिबा का, जिन्होंने इतनी इंटरेस्टिंग बातें की और इतनी मालूमात जो है ना, वो ये मैं यूं कहना चाह रही हूँ कि कुएं में बंद किया है दरिया को। और उससे ज्यादा बात जो अच्छा बहुत लग रहा था वो ये लग रहा था कि डॉक्टर साहिबा के साथ साथ ना हम किसी नानी दादी की रूह को भी सुन रहे थे, क्योंकि यही कन्वर्सेशन हमसे हमारे बच्चे सुन के तो तंग हो रहे होते हैं। तो मैं इसको रियलाइज कर सकती हूँ कि मैं पिछले वीक से बीमार थी, तो मेरे बच्चे जितने डिस्टर्ब हुए थे वो मेरी बच्ची वो करके फूड का अरेंजमेंट और सारा माँ को देखने के लिए, और मुझे उठने नहीं दे रही, तो वाकई उनकी तकलीफ आपको आपके लिए बहुत ज्यादा होती है कि आपकी वजह से वो मुश्किल में है। तो अम, उसने मेरी जो फूड है वो भी बड़ी रंग बिरंगी और मजेदार कर दी, और आई एम ट्राइंग टू लर्न कि मैं भी उसी तरह से इसको कैरी कर सकूं। थैंक यू वेरी मच रीमा, जज़ाक आपने इतने अच्छे अंदाज में और इतना लाइवली सेशन रखा है कि कहीं भी आप कह रही थी कि शायद लोग सो जाते हैं, हमारे इस वेबिनार में कोई सोता नहीं है। हमने ये ना जबरदस्त। हमने इस माइक को कंट्रोल किया होता है हमारे एडमिन ने, वरना दरमियान में ही क्वेश्चंस उठ रहे होते हैं, हम जो पहुंचाना चाह रहे होते हैं मालूमात कई बार वो नहीं पहुंचती, तो हम कहते हैं दोनों तरफ से कन्वर्सेशन रही। तो थैंक यू वेरी मच, आई रियली वांट टू अप्रिशिएट, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी बिनीश, आप कुछ कहना चाह रही हैं? थैंक यू रीमा। बस ये मेरा लास्ट थैंक क्वेश्चन यू था सो मच आपसे। रीमा। तो मेरा टाइम मैं खत्म हो रहा है, क्विकली बिनीश। जी बस मेरा ये क्वेश्चन था कि कोई भी विटामिन हम ले रहे होते हैं, आयरन मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो उसका लिमिटेड टाइम क्या होता है? कितने मंथ्स तक, 3 मंथ्स 2 मंथ्स तक हम उसको ले सकते हैं, उसके बाद हमें छोड़ना है? क्योंकि हम लगातार ही ले रहे होते हैं जब भी लेते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये कि आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं लेंगे। अगर आप ओवर द काउंटर भी ले रहे हैं तो मिनिमम कोई भी चीज़ के असरअंदाज होने की जो मुद्दत होती है वो 3 महीने होती है। तो 3 से 6 माह के दरमियान में आप उसको छोड़ दें। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू। मच। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम साथियों का, खास तौर पर मैडम रीमा का। हमारा आज का सेशन बहुत शानदार था। हम अगले बुध इसी वक्त इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।